करा या पद्माना च्युत शंकर प्रभति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। नमस्ते। माँ सरस्वती, इस वर्तमान जो एक अंधकार छाने वाला है या छान रहा है, उससे हम सभी को प्रकाश की तरफ ले चले, ऐसी आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम के संयोजक एवं वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर त्रिलोचन शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वो स्वागत भाषण एवं विषय स्थापना के लिए आए। सर। धन्यवाद शिवेन जी, सभी को नमस्कार। और जैसा शिवेन जी ने अभी बोला, आज नव संवत्सर भी है, नूतन वर्ष भी है, और सनातन धर्म में जितनी भी गणनाएं होती हैं वो इसी वर्ष के आधार पर होती हैं। भारत का नववर्ष भी है, इसलिए मैं जितने भी अकादमिक जगत के और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, मेरे साथी हैं, सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ये ज्ञान सीरीज, जैसा कि अभी शिवेन जी बोल रहे थे, जब पिछले साल कोरोना काल शुरू हुआ और एक शून्य की स्थिति आई देश में और कोई भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी शुरू के 2-3 महीने किसी प्रकार का विचार नहीं कर पाई। उस शून्य काल में भी हमारे आदरणीय कुलपति जी के कुशल मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने इस इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान नाम से इस व्याख्यान श्रृंखला का प्रारंभ किया। गत वर्ष इसमें 7 बड़े अकादमिक जगत की जो पर्सनैलिटीज थी और जो विभिन्न क्षेत्रों से, उद्योग से जुड़े हुए कुछ लोग थे, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े बड़े लोग थे, उनके 7 व्याख्यान हमने कराए थे और पूरी फैकल्टी ने लग करके उसकी जो सफलता का मानदंड था वो काफी ऊंचा रहा और लगभग 2000 लोगों को हमने इस ज्ञान सीरीज के माध्यम से लाभान्वित किया था। 7 लोग प्रसन्नचित होकर के, और हम लोगों ने इस ज्ञान सीरीज का आगे भी रिपोर्टिंग किया और हमारे विश्वविद्यालय की ये पहली ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑनलाइन माध्यम से की गई सीरीज थी। अब चूंकि दोबारा हम उसी एक परिस्थिति से गुजरने की तरफ हैं, इसलिए जब ऐसा सोचा गया कि पेंडेमिक दोबारा से कुछ प्रारंभ हो सकता है या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी, तो विभाग के सभी साथियों ने बैठ करके ऐसा निर्णय लिया कि हमें ई ज्ञान सीरीज के माध्यम से अपने छात्रों को, अपने शिक्षकों को या उस ग्रुप को जो लाभान्वित हो सकता है, उस तक कुछ नए विषय जो समसामयिक हों, जो पेंडेमिक से जुड़े हों या जो रिसर्च स्कॉलर्स को सामान्य रूप से आने ही चाहिए, ऐसे कुछ विषय को लेकर के पुनः हमें ई ज्ञान सीरीज का प्रारंभ करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि मेरे जो 6 साथी मेरे विभाग में हैं, प्रोफेसर श्रीश मिश्रा जी हैं, शिवेन जी हैं, सुब्रत रॉय जी हैं और बाकी 3 लोग और हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के ऐसा चिंतन किया और देश भर के 12 बड़े अकादमिक जगत के लोगों को अप्रोच किया। और खुशी की बात यह है कि सभी अकादमिक जगत के बड़े लोगों ने बड़े स्नेहपूर्ण तरीके से इस आग्रह को मान भी लिया कि वो ऑनलाइन आकर के हमारे छात्रों को लाभान्वित करेंगे। आज हमारे साथ एक सामाजिक हस्ती के रूप में हमारे मुख्य अतिथि भी हैं। मैं स्वागत भाषण प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अपने कुलपति और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिनके क्रमशील मार्गदर्शन में और कर्मठता के साथ इस विश्वविद्यालय ने पिछले 2 वर्ष में आश्चर्यजनक उन्नति की है। हम 40 विश्वविद्यालयों में 23वीं रैंक पर हैं। जब NIRF ने रैंकिंग घोषित की है तो हम 23वें स्थान पर हैं और ये परिवर्तन गत 2 वर्षों में आया है। ऐसे हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिनकी अनुमति से ये कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया है, मैं अध्यक्ष महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिनका मार्गदर्शन हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और नियमित रूप से जिन्होंने हमें शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया है और जिन्होंने एक शिक्षक के रूप में कुछ कार्य करने की प्रेरणा हमको आज से नहीं, किशोर अवस्था से दी है। और हमें ही नहीं, अभी तो कुलपति जी के साथ भी जो अनवरत 30, 35, 40 साल से जुड़ाव उनका रहा है, ऐसे अपने महेंद्र जी जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 38 वर्ष इस देश को और इस समाज की सेवा को समर्पित किए हैं और जिनका सरल स्वभाव अनुकरणीय है, प्रेरणा का स्रोत है, उन्होंने बड़े सूक्ष्म आग्रह पर आज यहाँ पर आतिथ्य स्वीकार किया। मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य वक्ता, जिनका व्याख्यान हमारे छात्रों को आज सुनना है, जो विषय से संबंधित है, जो एडवांस रूलिंग इन जीएसटी ऐसा करके उनका एक विषय है। जीएसटी आप सबको जानकारी है कि कई वर्षों से देश में कर प्रणाली में सुधार के रूप में उसे लागू किया गया है और बार बार उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता भी होती है, कुछ कठिनाई भी उसमें रही हैं। इन सब को अगर इसमें कोई संशय है, किसी प्रकार के परिवर्तन जो आए हैं, उस परिवर्तन को चिन्हित करते हुए और पूर्ण रूप से हमारे संशय का और जितने भी अकादमिक जगत से छात्र छात्राएं, शिक्षक या विद्यमान हैं, उनका संशय दूर करने के लिए आज हमारी ऐसी मुख्य वक्ता प्रोफेसर किन्नरे ठक्कर, वो स्वयं भी मुंबई के बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज की प्राचार्य भी रह चुकी हैं और उनकी लीडरशिप में उस कॉलेज ने भी दिन दुनी चौगनी उन्नति की है। वो हमारे बीच में आज मुख्य वक्ता और इस व्याख्यान के लिए उपलब्ध है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में मेरे विश्वविद्यालय के कई विभागाध्यक्ष, कई प्रशासनिक अधिकारी और मेरे विभाग के छात्र छात्राओं के साथ साथ विभिन्न विभागों के शोध छात्र भी उपलब्ध हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस देश के कोने कोने से कई लोग इस कार्यक्रम में डायरेक्ट जुड़े हुए, हम आभासीय माध्यम पर जरूर हैं, लेकिन आभासीय माध्यम में क्योंकि हमारी सीमा है, 100 लोग हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं और जो सीधे नहीं जुड़े हैं वो फेसबुक लाइव के माध्यम से, हमारे डिपार्टमेंट की फेसबुक से और विश्वविद्यालय की फेसबुक लाइव के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है ये जो ई ज्ञान सीरीज हमारे विभाग के शिक्षकों के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज वे में कराया जा रहा है, ये निश्चित रूप से छात्रों को, छात्राओं को और स्वयं मुझे भी और शिक्षकों को भी लाभान्वित करेगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं सबका स्वागत करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, पुनः अभिनंदन करते हुए शिवेन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाएं। नमस्कार। धन्यवाद सर। बिना हमारे अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में ये बड़े स्तर का कार्यक्रम न हो पाता। आपको इसके लिए भी धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विभाग के शोध छात्र मनीष जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का परिचय। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, शोधार्थी, वाणिज्य विभाग। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आप हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी। आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमएससी गणित विषय से उत्तीर्ण किया है। आप 1983 से पूर्णकालिक हैं। आप अपने जीवन का पूर्ण समय समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया है। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रांत संगठन मंत्री, क्षेत्र संगठन मंत्री एवं विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। आप वर्ष 2010 से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में उच्च शिक्षा संवर्ग के अखिल भारतीय प्रभारी हैं। आपका भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। आप उच्च शिक्षा से गंभीर रूप से जुड़े हुए हैं। आज बहुत ही हर्ष की विषय यह है
कि आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होना है। अतः मैं श्रीमान को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपने आशीष वचनों से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। सर प्लीज। श्रीमान आपका माइक म्यूट है, कृपया उसको अनम्यूट कर लिया जाए। अतः मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपने आशीष वचनों से हमें दर्शन प्रदान करें। सर प्लीज। भाई साहब अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो हेलो, जी हो गया जी। आवाज आ रही? जी आ रही है जी ठीक। जी जी, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम। आज इस उद्घाटन जो इस व्याख्यान का हो रहा है, सबको बधाई तो है ही। आज इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबके श्रद्धेय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, जो कुलपति भी हैं। आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर किन्नरे ठक्कर, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से हैं आज, तथा आज के इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर त्रिलोचन जी, जो अच्छे हम सब के साथ काम करते करते एक मित्रता का भाव भी है, तथा इस विभाग के सभी सहयोगी तथा इस विश्वविद्यालय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स अथवा जो भी सहभागी हैं, सबको मेरा साधुवाद, अभिवादन। आज का जो दिन है कितना अच्छा है कि आज ही के दिन, अभी जैसे त्रिलोचन जी चर्चा कर रहे थे कि बहुत पवित्र दिन है आज का, और आज से ही यह ज्ञान सीरीज, जो भारत की परंपरा का मूल है, ज्ञान ही जिसके कारण भारत कभी विश्वगुरु था, उसकी शुरुआत या प्रारंभ फिर से हो रहा है। इसके लिए मैं सबको साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आज हम सब एक प्राध्यापक, एक विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं। विश्वविद्यालय की जब चर्चा होती है तो विश्वविद्यालय की बात करते करते हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है वह विश्वविद्यालय आज से नहीं, ईसा पूर्व से भी विश्वविद्यालय दुनिया के इतिहास ने जब आंखें खोली होगी तब भी हमारे देश में ऐसे विश्वविद्यालय और ऐसी ज्ञान की चर्चाएं होती रही हैं। हम सब शिक्षक हैं और कुछ शिक्षक होने वाले हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उड भी हैं, आगे होने वाले हैं। एक आग्रह जो समाज में दिख रहा है, जिसपे कुछ मैंने जो मुझे दिखता है, जैसे अभी चर्चा है कि मैं भी देश भर में जाता रहता हूँ, बहुत सारे विश्वविद्यालय, छात्र, रिसर्च स्कॉलर, प्रोफेसर से भेंट होती है, तो जो ध्यान में आता है ऐसे कुछ बिंदु को मैं उठाता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक और एक छात्र, इस बीच में जो दिखता है वह भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार उतना नहीं दिखता है जितना होना चाहिए। इस बात को लेकर अभी जो एनईपी की भी बात आई होगी, कई चर्चा हुआ होगा। एनईपी में जिस विषय को रखा है कि शिक्षक और छात्र के बीच के रिलेशंस क्या होने चाहिए, उनको कोर्स और कोर्स कंटेंट और जो भी है हम सिलेबस पढ़ाते पढ़ाते उनको कहीं न कहीं से सामाजिक ज्ञान और विद्यार्थी को भी पढ़ने का प्रयास कितना कर सकते हैं, इसी बात को भी ध्यान में रखते हुए एनईपी ने भी रखा है कि इस एजुकेशन पॉलिसी जब लागू हो तो इसमें कुछ एथिक्स की बात किया है। इसी के साथ साथ
स्किल डेवलपमेंट की भी बात किया है कि जूनियर हाई स्कूल तक पहुंचते 6-7 तक उनके स्किल की भी बात होनी चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय के क्षेत्र तक आते आते वह इतना मिच्योर रहे कि हमारा रोड मैप क्या है, हमको कहाँ जाना है, हमको क्या करना है। यह पूर्ण रूप से विद्यार्थी अपने को क्लियर मस्तिष्क में रखे कि हमको बनना क्या है आगे और बनना क्या है। यह तय कराने का, यह बताने का काम हमारे श्रद्धेय गुरुजन शिक्षक बंधुओं का ही है, क्योंकि उनकी दिशा क्या हो सकती है उनको जब हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उस देश में ले जाएंगे। दूसरा, हम कहीं न कहीं अपने अपने विषय के शिक्षक हैं, जैसे ये कॉमर्स फैकल्टी का आज कार्यक्रम है, साइंस फैकल्टी होगी, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होंगे। तो जिस विषय में हम शिक्षक हैं, आज कितना अच्छा लग रहा है कि कितना समसामयिक विषय पर, मैं त्रिलोचन जी को साधुवाद देता हूं कि इतने समसामयिक विषय पर जिसका कहीं भी बैठिए, कहीं भी चर्चा करिए और इस विषय पर चर्चा होती है, तो इसका ज्ञान कितना है, इसमें डेप्थ कितनी है, इसको बताने की हमारे छात्रों को, हमारे रिसर्च स्कॉलर को कितनी क्षमता, इस विषय पर बहुत अच्छा यह विषय भी रखे हैं। तो हमारी जो ज्ञान है, हमारे जो ज्ञान संपदा जिसको कह सकते हैं, हमारे विषय की, उसके डेप्थ में हम कहाँ तक जा सकते हैं, इसका पूरा प्रयास होना भी चाहिए और यह हो रहा है, यह बहुत अच्छा है। लेकिन इस ज्ञान को कहां तक ले जाना है और दिशा क्या हो, यह जब कोई पैमाना नहीं होगा या कोई चौखट नहीं होगी, इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं होगा, तो दुनिया के चकाचौंध से जो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों से हमारे बुद्धिजीवी जो हैं वो कहते हैं कि वेस्ट ही बेस्ट है, ऐसा न होकर हम जब भारत में हैं तो भारत के लिए क्या हो सकता है, भारत के आधार पर भारत की जनता के लिए भारत में बैठकर हम क्या विचार कर सकते हैं, परिप्रेक्ष्य ग्लोबल करिए, दुनिया के बारे में सोचकर, लेकिन मिट्टी भारत की हो, भारत की धरातल पर बैठकर जब हम विचार करेंगे तो भारत के लिए क्या टैक्स होना चाहिए, जो कुछ भी हम तय करते हैं वह होना चाहिए। यह आधारभूत एक जो फ्रेमवर्क है यह होना चाहिए। यह न होने के कारण ईसा पूर्व जब हम बना इतिहास उठाकर देखते हैं भारत का, तो ईसा पूर्व में भी हमारे बहुत सारे आक्रमण कई प्रकार के हुए हैं, लेकिन उस आक्रमण में जब देश या कई कई खंडों में बिखर रहा था, जब बहुत सारी चीजें, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान हमारे लुप्त हो रहे थे विश्वविद्यालयों से, तब विश्वविद्यालय ने, जैसे कहते हैं कि हमारे 2-4-6 विश्वविद्यालय, जहां ये विश्वविद्यालय है वहां भी कई विश्वविद्यालय उस समय भी थे, जब कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र की बात होती है तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम अनायास ही मानस पटल पर आ जाता है। स्किल और ज्ञान की जब बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट का काम हमारा जो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसमें ये सारे विषय तब से भी पढ़ाए जाते रहे हैं। यह परंपरा कहीं न कहीं जब हमारी कमजोर हुई तो फिर विश्वविद्यालय ने ही, तक्षशिला विश्वविद्यालय ने पूरा एक मगध से लेकर और तक्षशिला तक एक कर दिया, एक राष्ट्र है इसका आभास कराया, और यह देश एक है, यह जन एक है, यह समाज एक है, देश की जो कि संवेदनाएं हैं वह एक है, यह भान किया, तो फिर यह देश एक लंबे समय तक, लंबी यात्रा फिर अपने उसी परंपरा में चलता रहा। लेकिन कहीं न कहीं हमसे थोड़ी चूक हुई। एक इंडिकेशन हमको 712 में मिलता है, एक आक्रमण होता है इस देश पर। हमने जो विश्वविद्यालयों में तुरंत इस विषय पर हमको एक बहस करनी चाहिए थी, उनकी एथिक्स पर, जिन लोगों ने इस देश पर 712 से शुरू किया आक्रमण, उनके विषय में हम विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में अच्छा अथवा इंटेलेक्चुअल वर्ग में चर्चा नहीं किया कि उनकी फिलॉसफी क्या है। उस फिलॉसफी पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि हमारे देश के आम जनता ने, छोटे छोटे राज्यों ने फिजिकली तो खूब लड़ा है। आज इतिहास उभर कर आता है 11वीं शताब्दी से जब शुरू होता है तो लगातार 17वीं 18वीं शताब्दी तक का जब इतिहास फिर से देखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारे ऊपर पूरा पूरा राज्य ही किया है, हम सदैव लड़ते रहे हैं, लेकिन फिजिकली लड़े हैं। कभी हम उनकी फिलॉसफी को नहीं समझने का प्रयास किए कि उनकी फिलॉसफी क्या है कि जो इतने समय तक हमारे देश संघर्ष करते रहे, और संघर्ष में आज भी हम
उनको नहीं समझ पा रहे। हमने जब इस विषय पर भी फिलॉसफी की समझने का जब प्रयास किया था, तो ईसा पूर्व के आसपास भी जिन लोगों जो लोग इस देश पर आक्रमण किए और आए, उनको हमने जब समझने का प्रयास किया, उनको बताने का, अपने देश में बात करने का प्रयास किया, तो सारे लोग इसी देश के होकर रह गए। इससे जब आगे बढ़ते हैं, इस देश में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद फिर शुरू होता है ब्रिटिश का शासन। हमारी एजुकेशन सिस्टम चेंज होते हैं, हमारे बहुत सारे मूल्य बदलते हैं, और यह होता रहा। और वह पीरियड ऐसा रहा कि दुनिया के बहुत सारे देश औपनिवेशिक माने औपनिवेश बन गए थे, ब्रिटेन के, यूरोप के। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार से कमजोर होना दुनिया के ऐसे सारे लोग शुरू हुए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इतना कमजोर हुए कि दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे देश स्वतंत्र हो गए। उनकी स्थितियां ऐसी कमजोर बनने लगी। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि 1947 में जब हम आजाद हुए, 50 में जब हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया, पढ़ने लगे, तो हम अपने देश को किस आधार पर, किस धराभूमि पर इस भारत की चेतना को जगाते हुए, भारत की चेतना के आधार पर जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए था, जो इस देश को बनना क्या है, वह नहीं कर सके। लिहाजा लगातार जो इस देश के शिक्षा मंत्री भी उस लगातार हुए हैं, और कोई भी एजुकेशन सिस्टम में इतना बदलाव नहीं ला सके कि हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। जबकि जब हम संघर्ष के काल में थे, 11वीं शताब्दी जो हमारे ऊपर बड़ा संघर्ष हुआ, उस समय भी आप माने कॉमर्स के सारे लोग हैं, वाणिज्य के, आप ज्यादा जानते होंगे कि लगातार आप उठाकर देखिए तो हमारे दुनिया के व्यापार में ईसा पूर्व से लेकर और 18वीं शताब्दी तक कहीं न कहीं हम 24 से लेकर 34% तक दुनिया के व्यापार में हमारा शेयर था। 11वीं शताब्दी की भी बात करते हैं, जब अलबरूनी से लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, तो भी हम 24-25% तक भारत की दुनिया के मार्केट में हमारा माल जाता था। हम इतना स्किल के मामले में डेवलप थे, सब कुछ था हमारे पास। लेकिन जो रोड मैप बनना चाहिए था आजादी के बाद, वह नहीं बना। दुर्भाग्य और हुआ कि जब यूरोप के लोग कमजोर हुआ, यूरोपियंस कमजोर हुए, ब्रिटेन कमजोर हुआ, तो हम सारे उपनिवेश स्वतंत्र हुए, ये सब देश स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के जो बुद्धिजीवी मानसिकता थी, वह और औपनिवेशिक मानसिकता से कहीं न कहीं ग्रसित होने लगी। और धीरे धीरे हम जो पढ़ने पढ़ाने लगे, हम अपने देश का मॉडल बनाने लगे, उसमें यह कहीं न कहीं आने लगा कि जो बाहर कहा वो श्रेष्ठ है, ऐसा ध्यान में आने लगा। दुनिया को भी ये लगा, फिर यूरोपियंस को, अमेरिकन्स को ये बात समझ में आने लगी कि अब तो फिजिकली किसी देश पर शासन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मानसिक और आर्थिक शासन कैसे किया जा सकता है, इस पर दुनिया के सारे लोग अपना एक बैठकर बहुत सारा मंथन किया लोगों ने। और हमारे लोगों के यहाँ कहीं न कहीं ये मानसिकता धीरे धीरे डेवलप होने लगी कि जो बाहर का है, जो पश्चिम है, वही श्रेष्ठ है। एजुकेशन सिस्टम में आप उठाकर देखिए, यूपीए फर्स्ट जब बना तो तुरंत नेशनल नॉलेज कमीशन बना। उसने क्या बताया? उसने कहा कि जब तक व्यक्ति इंग्लिश नहीं समझेगा तो वह शिक्षित नहीं कहा जाएगा। सैन पित्रोदा ने कहा, जो इसके चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि 1% लोग भी भारत में नहीं है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। जिन्हन में अंग्रेजी हो, ऐसे भारत में 1% नहीं है, तो हम किस विकास की बात कर सकते हैं? और वह कहीं न कहीं चीजें शुरू हुई। एक तरह से उच्च शिक्षा को पूरा का पूरा प्रयोगशाला बना दिया कि कभी ये होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, देश को डेवलप करना है तो 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, और 1500 विश्वविद्यालय में 30% कम से कम इनरोलमेंट आना चाहिए, तब जाकर हम देश आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन किस दिशा में इनरोलमेंट होना चाहिए? केवल BA MA की डिग्री देने के लिए?
इन सारे विषय पर कोई चिंतन नहीं हुआ। संयोग से अच्छा यह रहा कि इस एनईपी जो आई है इसमें कुछ अच्छे विषय आए हैं जो इम्प्लीमेंट होने के कुछ साल बाद इसका असर दिखेगा, लेकिन हमारी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी ने किया है। यह बहुत अच्छी पहल है। अब हम देखते हैं अपने कि किस पायदान पर खड़े हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो 91 में जब सिग्नेचर होता है कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, भारत को भी बढ़ना चाहिए, दुनिया का मार्केट एक होना चाहिए, दुनिया के सभी चीजों पर सबका अधिकार होना चाहिए, दुनिया में कोई चीज रोकना नहीं चाहिए। अगर जो हमको कोई अफ्रीका की चीज चाहिए तो अफ्रीका के लिए कोई बैन नहीं होना चाहिए, वो भी हमारे पास रहना चाहिए, मिलना चाहिए। ये सारी बातें शुरू हुई और यह हमको भी कहीं न कहीं से अच्छा लगने लगा और हमने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। और यह स्वीकार करने के साथ साथ अच्छा तो लगता है कि हम 2G, 3G, 4G, 5G तक पहुंच गए। इस पहुंचने के बाद हमने खोया क्या है, यह भी सोचना चाहिए। यह एक विचारणीय सवाल है, क्योंकि यह देश और इस देश की परंपराएं जीवित तब तक थी जब तक परिवार था। जब हम परिवार की बात करते हैं, हमारे यहाँ यूनिट थी, जो एक इकाई की बात करते हैं समाज की, उसमें सब परिवार एक इकाई को मानते हैं। इस परिवार को तोड़ने के लिए कितना हुआ कि आप 1990 से पहले जाते हैं तो घर में अगर जो 3 भाई में एक भाई होता था और वह नौकरी में था या बाहर से अर्निंग मेंबर था, तो पूरे तीनों भाइयों को लगता था कि नहीं, वह अपने से ज्यादा मेरी चिंता कर रहा है। एक परिवार का कंसेप्ट, एक तरह जबरदस्त संवेदना थी एक भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में वैल्यूज थे। धीरे धीरे यह बढ़ते बढ़ते इसका असर इतना होने लगा कि 2000 आते आते इसका ये हो गया कि हम नहीं कुछ करेंगे, हम गांव छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, यह शुरू होने लगा। और दुर्भाग्य तब आ गया कि हम यह नहीं कहते हैं कि नौकरी सबको करना चाहिए, काम सबको करना चाहिए। कहीं कोई है काम, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, काम को बराबर के समझना चाहिए। लेकिन 2010 के बाद समाज का अगर जो मूल्यांकन करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे संस्थाओं में जाने के बाद जब बात होती है कि क्या है, तो लोग कहते हैं नहीं, मुझे भी बराबर की आज हायर एजुकेशन में देखा जाए तो लड़कों के परसेंटेज से कई यूनिवर्सिटियों में मैं देखता हूँ लड़की ज्यादा पढ़ती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व हुआ है पढ़ाई का, अच्छा पढ़ी भी है, आगे भी पढ़ना भी चाहिए। लेकिन सोचने का दायरा क्या बन रहा है, सबको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, सबको कमाना चाहिए। लेकिन सबको कमाने के साथ साथ हम परिवार का जो कंसेप्ट है वह जरूर बनाए रखना चाहिए। अपने जीवन के मूल्य आधारित जीवन जीने की परंपरा जो इस देश की थी उसको जरूर रखना चाहिए था। यह सोच मैं जब सुनता हूं कहीं किसी से, क्या है आगे क्या करना है, तो कहते हैं कि भाई पढ़ना चाहिए, मान लीजिए कि आगे जॉब मिल जाएगी, जॉब के बाद मुझे शादी करनी है, शादी करना जॉब के बाद बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन उसमें यह जब कोई जोड़ देता है एक शब्द कि मान लीजिए आगे मेरा पारिवारिक संबंध नहीं चला, तो हमको अपने पैरों पर खड़े रहने का, ये शादी से पहले अगर यह दिमाग में बात बैठ गई कि परिवार नहीं चला तो हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, तो हम किस मूल्यों की, किस परिवार कंसेप्ट लेकर, किस बात पर क्या हमारा बुनियाद बचता है, किस आधार पर हम समाज को और इस रचना को खड़ा कर सकते हैं। यह एक सोचने का विषय आना चाहिए कहीं न कहीं कि मूल्याधारित जीवन कैसे जिया जा सकता है। इस मूल्यों का ह्रास जो हम पीढ़ियों में, एक पीढ़ी 15 साल 20 साल में जो स्वीकार करने में नहीं लगता है, आज साल भी नहीं लग रहा है, महीने भी नहीं लग रहे हैं, हम कुछ भी स्वीकार, कुछ भी पॉसिबल है इस जीवन में। इन मूल्यों को कहीं न कहीं स्थापित करने की आज आवश्यकता है। और कई बार मैं घरों में जाता हूं
तो कुछ व्यवहारिक बातें मैं चर्चा करता हूं जिस पर आप सारे लोग करेंगे तो और अच्छा लगेगा और अच्छा भी होगा। जैसे किसी परिवार में जाते हैं, 10 साल पहले जाता था तो परिवार में कहते थे कि और कौन है घर में, भाभी जी हैं, ठीक है। भाभी जी क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं या कहीं जॉब में हैं? या पहले लोग पूछते थे तो लोग कहते थे ठीक है, नहीं हाउस वाइफ हैं या कहीं पढ़ाती हैं, जॉब में हैं, सर्विस में, ठीक है। किसी के चेहरे पर बहुत फर्क नहीं होता था। आज इधर 2-4 सालों में किसी के घर जाइए तो पहला क्वेश्चन कोई करता है कि अरे आपके घर में भाभी जी हैं, वो वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है? तो बड़े दबे जबान से जो जॉब में नहीं है, जो नौकरी में नहीं है, बहुत मायूस होकर एक आती हैं कि नहीं नहीं हम नॉन वर्किंग हैं। नॉन वर्किंग का मतलब क्या है? जो महिला सवेरे 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक एक घर को घर बनाकर रखती है, जिस परिवार संस्था के कारण हम बने हैं, जिस परिवार संस्था के कारण हमारा अस्तित्व है, जिस परिवार संस्था के कारण दुनिया में बहुत सारी मंदी आई, दुनिया के लोग भागने लगे आर्थिक मंदी से, और भारत में कोई पूछ लीजिए कुछ परसेंट पढ़े लिखे लोगों के अलावा किसी पर मंदी का कोई असर है क्या? क्यों? परिवार में भरोसा था। आज क्या है? किसी को किसी पर भरोसा हो रहा है क्या? ये मूल्य स्थापित करने की जरूरत है। तो ये वर्किंग नॉन वर्किंग शब्द जो है कहीं न कहीं से हटाना चाहिए। आप बढ़ाते हैं टैक्स की बात, आप कहते हैं कि जीडीपी में किसका कितना योगदान है। घर में कोई काम करने आती है महिला, अगर जो उसको 2,000 रुपए 3,000 रुपए आप देते हैं तो उसका भारत की जीडीपी में योगदान है। जो सुबह 5 बजे से 4 बजे से उठकर काम करती, रात 11 बजे तक घर में काम करती है घर की महिला, वो उसका भारत की जीडीपी में 1 पैसे का योगदान नहीं है। इतना ह्यूमिलिएट करते हैं तो उसको और नॉन वर्किंग के श्रेणी में डाल देते हैं। हम किस आधार पर भारत को आगे बढ़ाएंगे, किस परंपरा को ले जाएंगे? इस पर भी कहीं कहीं थोड़ा विचार आना चाहिए, सोचना चाहिए कि जैसे भूटान ने हैप्पीनेस इंडेक्स सोचा है तो भारत के लिए भी क्या होना चाहिए। एक अल्टरनेट कुछ सोचने की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए इस विषय पर। और इन सारे विषयों पर कुछ चिंतन करते हुए बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा विषय रखा है आप लोगों ने कि और एक करेंगे। तो जिसे मैं अपनी इन कुछ सवालों के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे एनईपी में कुछ अच्छा सोचा है, एनईपी में कुछ अच्छा होना है, एथिक्स की बात, स्किल की बात, अगर तो हम लोगों ने कुछ वहाँ वैचारिक धरातल खराब न हुआ होता तो जिस भावना से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने विश्वविद्यालय विश्व भारती को खोला था कि वहां भी ये बनाया, +2 तक आप जाएंगे तो देखेंगे पेड़ों के नीचे विद्यार्थी पढ़ रहा है। उसका क्या है, वो जो उसका स्किल आप देखिए, स्किल देखिए तो श्री निकेतन में उसको पढ़ना है, +2 के बाद किस शांति निकेतन में जाना है, यह प्रोफेसर तय करते थे उस विद्यार्थी के लिए। लेकिन वो सारा धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है। लेकिन इस दिशा में कहीं न कहीं बढ़ाना चाहिए और यह बढ़ेगा तभी, जैसे माशेलकर ने कहा था एक जगह जिसकी चर्चा काफी हुई थी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है एक पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए। हमारे एजुकेशन के बीच में पूरे के पूरे शिक्षा में विद्यार्थी ही केंद्र में रखना चाहिए। उसका विकास, उसका डेवलपमेंट केवल उसको जॉब ओरिएंटेड नहीं, उसका खुद का विकास क्या हो रहा है इस पर भी विचार होना चाहिए। दूसरा, वोमेन सेंट्रिक फैमिली, महिला परिवार के केंद्र बिंदु में कहीं न कहीं महिला को रहना चाहिए। ऐसा भारत में समाज का निर्माण होना चाहिए। तीसरा बताया ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट केवल ये जंगल कंक्रीट जो काट कर हम लोगों ने कंक्रीट के बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े 4 लेन्स, बहुत सारी चीजें दिखने पर, बड़े बड़े चिमनियों की ऊंचाइयां, ये सब दिख रही है जो चीज, यही केवल डेवलपमेंट नहीं है। अगर जो मनुष्य का विकास नहीं हुआ तो इन सारे डेवलपमेंट्स कभी कहीं धरे के धरे रह जाएंगे। दुनिया के बहुत सारे देश इस दिशा में आगे बढ़े, लेकिन उनका अगर जो मॉरल वैल्यूज नहीं बढ़ा
तो हम कहीं टिकेंगे नहीं, या थोड़े दिन में ये चकाचौंध खत्म हो जाता है। इसलिए विकास भी जो हो वह मानव केंद्रित होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो सोसाइटी है यह नॉलेज सेंट्रिक होनी चाहिए। आज पूरी की सोसाइटी कहीं न कहीं से इकोनॉमिक सेंट्रिक हो गई है, अर्थ ही श्रेष्ठ हो गया है। अर्थ की बात सब जगह है, अर्थ है तो सब कुछ जायज है, अर्थ नहीं है तो सब कुछ नाजायज है। यह भाव जो बन रहा है यह कहीं न कहीं बदलना चाहिए कि सोसाइटी को नॉलेज की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। पांचवा उन्होंने कहा कि भारत का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इनोवेशन सेंट्रिक भारत होना चाहिए, इनोवेटिव भारत होना चाहिए। यह सब जब होगा तब हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ ऐसी चीजों को निकाल कर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करा लेंगे, तब हम कहीं न कहीं केवल हम संसाधनों के कारण दुनिया में विश्वगुरु नहीं थे, यही विश्वविद्यालय थे। इन विश्वविद्यालयों के कारण हम दुनिया में विश्वगुरु रहे, इसी स्किल के कारण हम दुनिया में विश्वगुरु रहे। अगर जो यह बात शुरू में हमारे देश की आजादी से शुरू हुआ होता, तो जो आज महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की बात की थी, जो उनकी बहुत छोटी सी पुस्तक है, आज भी कई गुना ज्यादा रिलेवेंस है उस किताब का। अगर जो हम उस भारत की बात करेंगे, और भारत की आत्मा तो वही है, गांव में है, उस गांव के विकास की बात कैसे कर सकते हैं, इसकी भी बात कहीं न कहीं से आनी चाहिए। केवल अर्बन जो आज डेवलपमेंट हो रहा है, आज हर व्यक्ति को गांव के किसी आदमी से मैं मिलता हूं तो उससे पूछता हूं कि किस गांव में घर है, तो शर्म कर रहा है, वह कहता है कि नहीं मेरा गांव तो वहां है, लेकिन मेरा फला शहर में एक अपार्टमेंट है, एक प्लाट है, कुछ न कुछ है। वो अपने सोशल स्टेटस से जोड़ता जा रहा है कि शहर में अर्बन एरिया में रहना यानी सोशल स्टेटस अच्छा है, और ग्रामीण में जाना है। ये जो मार्केट फोर्सेस जो इतना देश की मूल्य को बदल दिया है, इसको भी कहीं न कहीं रोकने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ ये जो भारत की विचार है, जैसे अनराल्ड टाइनवी ने कहा ना कि दुनिया में एक विचारधारा तो ध्वस्त हो गई, जैसे कम्युनिज्म कभी भी किसी को सुख और शांति दे ही नहीं सकता। यह सत्य है, ध्रुव सत्य है, हमेशा संघर्ष की बात करता है, कभी भी सुख और शांति दे ही नहीं सकता। जबकि मनुष्य के जीवन का ही गोल है सुख और शांति। सुख की फिलॉसफी जिस दिन से शुरू हुई, मनुष्य जीवन जिस दिन से शुरू हुआ, उस दिन हम कौन है, कहां से आए, हमको क्या चाहिए, यही से बात शुरू होती है। उसमें कहीं वो टिकती नहीं है। आज बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर कई पेपर निकाले हैं कि कैपिटलिज्म भी बहुत लंबे समय टिकने वाला नहीं है। आज जैसे आपके कुलपति जी ने बहुत अच्छा ये संवाद शुरू कराया है अपने विश्वविद्यालय से, यह संवाद चलता रहा और इस प्रकार की अवेयरनेस आते रहे, तो दुनिया की जो डिमांड है, दुनिया की जो मांग है, जो चाहती है कि दुनिया में, अनराल्ड टाइनवी भी कहता है कि दुनिया में सुख और शांति भारत दे सकता है, तो हमारी कम से कम इतनी तैयारी, हमारे विश्वविद्यालयों की तैयारी रहे, और हम एक बड़े विचारों के, भारत यानी विश्वगुरु बनने की तैयारी में कैसे बन सकता है, नॉलेज के आधार पर बन सकता है। और हम इतना चाहते हैं कि जैसे हमारे कई बार साइंस में कई मिलता हूं तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ का विद्यार्थी फिजिक्स का था और गूगल में प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया। अरे मैं कहता हूँ कि गूगल में प्लेसमेंट हो गया तो गूगल हमारे पास क्यों नहीं? स्पेस पर हमने कितना काम किया है, हमारे आर्यभट्ट से लेकर भास्कराचार्य ने कितना काम किया है, उसको हम आगे बढ़ाए हो तो गूगल आज मेरे पास होता। तो हम कैसे अपना इनोवेटिव चीजें को कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपनी चीजों को, इस आधार पर कुछ बढ़ाते हुए। और जो यह पहल शुरू किया है आपने त्रिलोचन जी सभी को मैं बहुत बहुत, मुझे भी कुछ कहने का अवसर दिया है, मैं आभारी हूं सबका। इसी के साथ अपनी बात को मैं पूर्ण करता हूं। सादर प्रणाम। धन्यवाद श्रीमान। गागर में पूरा सागर उतार दिया हमारे आज के मुख्य वक्ता ने। आपने मैकाले शिक्षा पद्धति पे चोट करने के साथ साथ
वर्तमान में भारतीय संस्कृति सभ्यता की क्या आवश्यकता है उस पर भी बड़ा सुंदर प्रकाश डाला। हमारी संस्कृति एवं सभ्यता सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया की है और आज फिर से पूरा विश्व इसे महसूस कर रहा है। अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपने विभाग के शोध छात्र ऋषि जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे माननीय कुलपति जी का आज तो पूरा परिचय दे ही दे। और धन्यवाद सर। ऋषि जी प्लीज। धन्यवाद सर। Good afternoon to all of you. Myself Mr. Sharma, Research Scholar, Department of Commerce. Professor Sanjeev Sharma, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Central University, Motihari, Bihar. Former Head, Department of Political Science, Chaudhry Charan Singh University, Meerut. Presently, he is General Secretary and Treasurer, Indian Political Science Association. He has been editor of the Indian Journal of Political Science for more than 9 years. He has been teaching political science for more than 34 years. He has supervised 17 PhD, 64 MPhil, and more than 30 postdoctoral fellows. He has published 68 research papers, 16 reviews, 41 articles, 19 editor or authored books, and monographs. He has been organizing a large number of national and international academic events. He has attended many international seminars in various countries. He has handled a number of research projects. He is a widely traveled academician. He has an exceptional knowledge of Sanskrit. Now, I request to our Vice Chancellor, sir, to say a few words on this occasion. Sir, please. धन्यवाद शिवेंद्र जी के आग्रह, ऋषि भूषण के परिश्रम, दोनों को नमस्कार। सबसे पहले महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता मेरे आदरणीय अग्रज आदरणीय महेंद्र कुमार जी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। ये कोरोना का संकट कुछ ऐसा बढ़ गया है, लगभग 2 माह पूर्व जब लग रहा था जनवरी फरवरी में कि ये नॉर्मल हो जाएगा, तो एक दिन उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि वो मेरे साथ भोजन पर बैठेंगे, लेकिन अब ये स्थितियां फिर से खराब हो गई और मेरा दुर्भाग्य हम सबका इस समय संकट है। और इस संकट के समय ऐसा भी हुआ कि पिछले करीब 10 दिन से हम विश्वविद्यालय को बंद किए हुए हैं। परसों मेरे विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी ने मुझे सूचित किया कि एक कर्मचारी को कोविड पॉजिटिव हुआ है, उससे पहले भी एक को हुआ, तो हमने कल से अपना कार्यालय भी बंद किया है। देश भर में संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कल 1,68,000 थे, आज भी 1,61,000 करीब हैं। ये संख्या बहुत भयावह है। हम में आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कोविड के संकट में अपने बहुत आत्मीयों को खोया है। मैंने इस बीच में बहुत ही अत्यंत पारिवारिक कुछ शुभेच्छुओं को खोया है। वो सब दुख हम सबके साथ हैं। ऐसे में मैं केवल यहीं से बात प्रारंभ करता हूं। जब कोविड पिछले बार प्रारंभ हुआ था और त्रिलोचन जी ने अपनी भूमिका में बताया कि हमने कोविड के संकट के समय विश्वविद्यालय के सारे परिवार ने, सारे शिक्षक साथियों ने, सारे विद्यार्थियों ने मिलकर ऐसी स्थिति बनाई कि विश्व भर में, देश भर में हमारे विश्वविद्यालय की पहचान बनी। हम सब ने उसको अपने अकादमिक प्रयोजनों को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों ने जो भी संभव था वो किया और बाहर से हमारे अतिथियों ने भी हमें बहुत अनुग्रहित किया, विभिन्न अवसरों पर भी आए। तो आज भी सबसे पहले मैं इस बात के लिए प्रोफेसर त्रिलोचन शर्मा को साधुवाद देता हूं और उनके पूरे विभाग को, सारे शिक्षक साथियों को, इस विभाग के इस संकाय के संकाय अध्यक्ष सभी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस संकट के समय अकादमिक अवसर के रूप में आपने पुनः ई-ज्ञान श्रृंखला का 2.0 क्रमांक प्रारंभ किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सब आधुनिकता, परंपरा और समकालीनता तीनों के विश्लेषण के लिए आज आपने आदरणीय महेंद्र जी को आमंत्रित किया। जैसा अभी शिवेंद्र ने संकेत भी किया कि उन्होंने परंपरा की बात भी की, समकालीनता की बात भी की, भविष्य की बात भी की, समाज की भी बात की, शिक्षा नीति की बात की, हमारे अध्ययन अध्यापन की बात भी की, विश्वविद्यालयों की बात भी की। जो भी आयाम इस थोड़े से समय में संभव थे उन सबका स्पर्श किया। हमारा विश्वविद्यालय संयोग से सौभाग्यशाली है कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों
के, विभिन्न समाज के प्रकल्पों में काम करने वाले और अनुभवी ज्ञानवान व्यक्तियों को बुलाने का अवसर हम लोगों को मिला है। मैं तो ये अपेक्षा करता हूं कि ये संकट का समय जब समाप्त होगा तो पुनः एक बार महेंद्र जी से हम निवेदन करेंगे कि वो मोतिहारी में सशरीर आएं और हम सब लोग उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें, उनके साथ सानिध्य, उनके साथ भोजन भी करें। भोजन के समय के वार्तालाप बहुत बार बहुत लाभ के होते हैं, बहुत आनंददायक भी होते हैं, अनुभव भी देते हैं और हमारे विद्यार्थी भी उनसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रश्न कर सकें, कुछ अपनी जिज्ञासाएं रख सकें, उनकी उत्कंठाओं का समाधान भी कर सकें। हमारे सबका ऐसा मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा, ये भी मैं आशा करता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में आज मैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि बीच में गैप हो गया, विश्वविद्यालय के अन्य दायित्व चलते रहे सब लोगों के पास, तो ऐसा कार्यक्रम बहुत दिन बाद हो पा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में मेरे शिक्षक साथी अन्य विभागों के इस कार्यक्रम में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तकनीक की समस्या कई बार होती है और प्रारंभ करते समय मैं तकनीक के कारण बहुत देर से जुड़ नहीं पा रहा था, जुड़ रहा था तो अलग अलग कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी और हुआ ये कि जब मैं जुड़ने लगा एक बार तो वो 100 पूरे हो गए और मैं बाहर निकल गया और फिर गिनती पूरी नहीं हो सकती थी। तो मैंने अपनी पीएस से कहा भी त्रिलोचन जी से रिक्वेस्ट करो, किसी एक को रिक्वेस्ट करके मुझे प्रवेश दे दें। तकनीक बड़ी अद्भुत चीज है, प्रौद्योगिकी मनुष्यों के मनुष्यत्व को बचाए रखने में समर्थ नहीं है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस कोविड के संकट ने बार बार ये सिद्ध कर दिया कि जो ऐश्वर्य है, जो समृद्धि है, जो तकनीक है, जो प्रौद्योगिकी है, वो मनुष्य से बड़ी तो नहीं है। और मैं तो परंपरा का आदमी हूं, फिर से जाता हूं, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो महर्षि वेदव्यास से किसी ने प्रश्न किया, इस पूरे युद्ध में श्रेष्ठ क्या था, सबसे बड़ा कौन था, सबसे बेहतर कौन था? तो व्यास कहते हैं, नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, मनुष्य सबसे बड़ा है। और जो मनुष्य की श्रेष्ठत्व की पहचान है वो इसी में है कि हम निरंतर अपनी प्रगति विकास की आकांक्षाओं को दिशा देते रहें, गति देते रहें, मूर्त रूप प्रदान करने के लिए प्रयत्न करते रहें। और यत्न करने पर भी यदि सिद्ध ना हो, हम बचपन में पढ़ते थे, हमारे शिक्षक हमको पढ़ाते थे, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष, यदि यत्न करने पर भी सिद्ध नहीं हुआ तो फिर हमारा क्या दोष है, नहीं हुआ, भाग्य है। लेकिन बाद में एक शिक्षक मिले, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ है यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति अत्र कह दोष, यहाँ क्या कमी रह गई, क्या और करने की आवश्यकता है, क्या मुझसे नहीं हुआ? तो अपने प्रयत्न में कोई लाघव तो नहीं हो गया, कोई लघुता तो नहीं हो गई, उसको बढ़ाने का अवसर है। तो हम निरंतर इस प्रकार के जो प्रयत्न कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों के साथ जुड़ने के, मुझे बड़ी अच्छी संख्या में विद्यार्थी दिखाई पड़ रहे हैं विश्वविद्यालय के। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब इस संकट के समय स्वस्थ रहें, संक्रमण से स्वयं को बचाए रखें, मास्क अवश्य रूप से लगाए रखें, शारीरिक दूरी बनाए रखें, लगातार सैनिटाइजेशन करते रहें, हाथ धोते रहें, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करते रहें। हम आप बहुत बड़ी संख्या में इस बात को जानते हैं कि देश भर में ये संकट आया हुआ है। मैं आपको लगेगा कि आज के विषय की बजाय मैं संकट पर बोल रहा हूं, लेकिन मुझे कई बार ये लक्ष्य बचेगा तो मनुष्यता बचेगी, हमारा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अभी आपने देखा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारे धर्म का साधन शरीर है, शरीर के बिना कुछ संभव नहीं होगा। तो ये शरीर बचाए रखने के लिए, इस भारत को बचाए रखने के लिए, इस मनुष्यता को बचाए रखने के लिए, मनुष्यत्व को बचाए रखने के लिए, हमारी शिक्षा को बचाए रखने के लिए, हमारे सारी प्रगति की आकांक्षाओं को बचाए रखने के लिए, हमारे विकास के प्रतिमानों को बचाए रखने के लिए हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। दीनदयाल जी उपनिषद का एक वाक्य उद्धृत करते थे अपने उद्बोधनों में, उन्होंने कहा, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, यह आत्मा, यह ज्ञान, यह आत्मत्व ये बलहीन से प्राप्त नहीं होगा। और बल का अर्थ केवल शक्ति नहीं है, बल का अर्थ जीवन का अधिकार है, बल का अर्थ मेरा स्वस्थ रहना है, बल का अर्थ एक स्वस्थ शरीर है। तो स्वस्थ भारत, सक्षम भारत, समृद्ध भारत बने, इसके लिए हम सब अपनी अपनी विभिन्न दिशाओं में और विभिन्न दशाओं में जो भी संभव प्रयत्न है
वो करते रहेंगे। मैं एक बार पुनः ऋग्वेद के एक मंत्र से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत का ऋषि सहस्रों वर्षों से विश्व भर के कल्याण की कामना करता है। वेद का एक मंत्र है, स्योना पृथ्वी भवा निरक्षरा निवेशिनी यच्छ शर्म सप्रथ। वह कहता है कि यह पृथ्वी सबके लिए कंटक रहित हो, कष्ट से दूर हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो। आप सबके लिए यह जीवन आनंददायक हो। इस प्रकार के आयोजन उन सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं। अपने वाणिज्य विभाग के समस्त शिक्षक साथियों और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी और शिक्षक मित्रों को पुनः पुनः एक बार प्रणाम करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन में हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि हम लोग हमेशा कुछ नया करने का कोशिश करें, और जैसा कि आपका मार्गदर्शन मिला कि हम सभी के गिलहरी प्रयास से ही इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से हम लोग बच सकते हैं। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने शोध छात्र आकाश जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आज के मुख्य वक्ता का परिचय दें। आकाश जी। A very good afternoon, everyone. I, Akash Sharma, research scholar at Department of Commerce of Mahatma Gandhi Central University, on behalf of the department, would like to take this golden opportunity to heartily welcome our keynote speaker and guest for today's webinar session on advanced ruling in GST. I am elated to introduce CMA Dr. Kinnare Thakkar. She has a teaching experience of whole 22 years, currently working as the professor and head at Department of Commerce, University of Mumbai. She specializes in the field of finance and accountancy. Ma'am had served as former principal of South Indian Education Society, College of Commerce and Economics, Mumbai. Undoubtedly, she is a woman of substance. She is gold medalist in MCOM and published 4 dozen research papers and a half dozen of books and presented 69 papers in seminar. She has also developed some models for national repute and visited a number of countries for academic purposes. She also chaired a number of national and international seminars and delivered 100 above lectures as a resource person all over the globe. Undoubtedly, we will be benefited by her presence in today's webinar. With no more delay, I would kindly invite ma'am to take over and address the gathering. Ma'am, please. Thank you, second. Ma'am, please. Am I audible? मुख्य अतिथि और Yes, ma'am. हमारे अध्यक्ष जी की अपनी कुछ व्यस्तताएं हैं जिनकी वजह से उनको कार्यक्रम के बीच में जाना पड़ सकता है, तो मैं धन्यवाद ज्ञापन अपने मुख्य अतिथि जी एवं अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष जी का अभी बीच में ही करना चाह रहा था कि आप लोगों ने जहां हमारा मार्गदर्शन किया और हमें नित्य नई प्रेरणाएं दी। आशा है कि हम सभी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहें, माँ भारती की सेवा करते रहें, भारत को पुनः परम वैभव पे ले जाने में सहायक की भूमिका निभाते रहें। मैम, प्लीज ओवर टू यू। Am I audible, sir? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes, please. So, respected dignitaries, Honorable Vice Chancellor Sir, Mahendra Kumar Sir, Trilochan Sharma Sir, and all other dignitaries, a very good afternoon to each one of you. And without discussing further, I'll just start because I have at least, I can speak 2 and 3 hours on this GST, but I've been given 55 minutes. So I think I will give my best and I'll try to ensure that whatever we are studying today on GST is something which is not related and which is not read by all of you in the books. See, I'm not discussing about the normal GST. Normal GST, I'm assuming that every student have read about the normal GST. But suppose there are some students who are or faculties who have not who are not related to subject of tax and have not done more of GST reading, then for them just a brief introduction of what actually the Goods and Services Tax Act is. And then later on, I will move to advanced ruling, because advanced ruling is a concept, advanced ruling is a topic which is not available, which is not done in any of the syllabi. And I'm sure that this eGyan series is not to cover your syllabi or not to give additional inputs which are already existing in your normal existing curriculum. So this has to be beyond. It is an additional gyan which is to be given to those who are attending the program. So this is why I will focus on every other aspect
of GST, which is unread, unseen, and very few of them would have heard about the rulings which are applicable in the GST. I will start presenting my screen. Is my screen okay? It is coming as you are presenting. Is my screen visible? Can you anyone tell me? Yes, ma'am, it is visible. Okay. So a warm welcome to the session on goods and services tax, because I have seen many of the speakers also speaking in Hindi, so I feel very comfortable, and because Hindi is my favorite language. We are normally here communicating Marathi and English, and Hindi is supposed to be a very favorite language of mine, so I get an opportunity. Very rarely I get an opportunity. It's only when I communicate with any university in North and Northeast I get an opportunity to talk in Hindi, and I feel very delighted to do that. So I will use both the languages in between, English and Hindi. And this is my brief profile, Dr. Kinnari Thakkar, Professor and Head, Department of Commerce, University of Mumbai. So we are going to discuss about the design of GST. What efforts are put in for bringing about this Goods and Services Act? What are the main features? What is the network? What do you mean by GST and number? And what are the rulings of the Goods and Services Tax? You can see that it took 10 years in making this Goods and Services Tax. 10 long years. How many groups were working for this purpose? 30 subgroups and committees were divided. 30 groups plus groups were working for this committee. 18,000 hours of discussion. ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई आसानी से नहीं आया हुआ एक्ट है. 18,000 घंटे लोगों ने डिस्कस किया है. Then this GST Council has discussion with the GST Council, and then this GST finally act was rolled out for the general public and for the entire country. 14 EC meetings in 10 years and 13 GSTC meetings in 6 months. So many meetings. The efforts we are discussing. 175 plus officers are there in the meeting who has put on their heads, their minds and their brains. And a brainstorming has been done. Constitution has been amended and 5 laws are approved by collaborative effort. All the part of constitution also had to be amended. There were so many taxes earlier, existing indirect tax structure in India, so many taxes, central taxes. We had a list. I'm not reading the list. I'm just telling that these are the central taxes which are existing, which were existing. These were the state tax. You can see the list. And everything now is just one. That is why it is called as one tax, one nation, or one nation, one tax. So only one. So many tax has been replaced, and one tax is applicable for any kind of goods or services provided. This is between how the GST is applicable between 2 states. If you have any transactions, then you have central goods and services tax and state goods and services tax. If it is between 2 states, if it is between union territory and state, then you have central GST as well, and you have union territory GST. And if there is any transaction with the foreign territory, then there is no GST, because if you know that exports, any kind of exports, they are exempted from tax. However, when you import, on import there are taxes which are levied. Depends on which country, which product, and from where that import is taking place. So depending on that, the taxes are levied on that particular transaction. But moreover, in the normal transaction, you will see, suppose if the tax rate is 12%, you will see 6% divide goes to the central and 6% goes to the state. So there is no confusion. There is no, possibility of legal
issues or legal implications coming in, because it is very clear 50% goes to the central, 50% goes to the state. So legality of that becomes very simple. Now, what are certain unique features and in which the constitution has been amended? Alcohol for human consumption. Alcohol for human consumption, the power to tax remains with the state. Therefore, that has been amended. So GST is not yet decided about, the power of how tax will be charged to the alcohol items. 5 petroleum products: crude oil, diesel, petrol, natural, and ATF. All these GST Council to decide the date from which GST will be applicable. So this is yet to be decided on that, whether this will be taxable in at what rates, and it is still it is evolving, and lot of brainstorming sessions are taking place. In case of tobacco, part of GST, but power to levy additional excise duty is with the central government. So these were earlier regime. There were different rules, but in the present regime, these are the rules which I am telling you. In case of tobacco, GST's power of additional excise duty will be on central government, and entertainment tax, it will remain with the state government. So every state government will decide for alcohol consumption and entertainment, and central government will decide for tobacco. So these were the amendments which were made for implication of GST. Now there is all decisions which are taken by the GST Council. So what is that GST Council? GST Council consists of the chairperson. The chairperson is Union Finance Minister. Vice chairperson to be chosen amongst the Minister of States. So all states, they have finance ministers who are appointed. They are members. They are all either finance ministers or they are appointed specifically for the purpose of being a part of the GST Council. For example, in Gujarat, as far as I remember, the finance minister is not a part of GST Council. There is the minister is specifically appointed for being a member of GST Council. But majority of the other states, finance minister takes charge. When the decisions can be implemented and when the decisions are valid decisions, if the decision is taken by the quorum of 50% of total members. So however, how many number of members are there, 50% of their presence is must for any validation of the decision. States, we have 2/3 weightage and center has 1/3 weightage, and decisions will be taken by 75% of the majority. So out of 50% who are present, 75% of the should vote for a particular decision. Only then that can be implemented. So whatever decision can be implemented, it depends on the quorum and the majority 75%. Normally it is generally, if you see, everywhere majority is there, but some cases you see majority is 51%. In this case it is 75% considered as majority. Then council to make recommendations on everything related to GST, including laws, rules and rates. So any applications of rules and law, implementation of any rule or implementation of any law, council will make recommendation which is on the basis of the quorum and on the basis of the 75% attendance. Now, what are the benefits of GST? Most of the time it has been discussed that GST has been instrumental in reducing the price. However, people have not done that. Sometimes GST has reduction in the tax rate has reduced the prices, but the business people have not given benefit of reduction in price to the customers. But the other benefits of GST are reduction in cascading of taxes. Those who are from tax field, they will know the effect of cascading of taxes. Tax on tax, मतलब आप सेंट्रल एक्साइज पे करते हो, एक्साइज के बाद जो ऐड होती है प्राइस, उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करते हो, बाद में ऐड होती है प्राइस, उसके बाद और कोई टैक्स पे करते हो, तो टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, मानिए आपकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है.
तो ये सारे टैक्स कम करके सिर्फ एक ही टैक्स पे एक टैक्स लागू किया जाता है. सो दैट रिड्यूसेस द टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट. सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैस्केडिंग इफेक्ट. ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइसेस, यही हमें देखना है कि ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइसेस कैसे होता है. अब सिर्फ आप सुन लीजिए कि ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइसेस होता है, पर वो होता है और किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर नहीं इम्प्लीमेंट किया तो क्या लीगल एक्शन हो सकता है. दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे, एडवांस रूलिंग. सो रूलिंग होता है एडवांस में, उसका हमको एडवांस भी बोलते हैं. एडवांस में हम उसका फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं. और अगर इम्प्लीमेंट करने में किसी ने भी रूल्स फॉलो नहीं किया तो उसका क्या लीगल इफेक्ट हो सकता है. दिस इज व्हाट इज द टॉपिक, एडवांस रूलिंग इन जीएसटी, टॉपिक फॉर द टुडेज सेशन. देन देयर इज अ कॉमन नेशनल मार्केट. स्मॉल टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होता है. सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम, एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जीएसटी का, सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम. अगर दो पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक पर्सन ने अगर अपना इनवॉइस, जो इनवॉइस उसको आया है, वो इनवॉइस का एंट्री इसमें पोर्टल में किया, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक दूसरे पर्सन का इंफॉर्मेशन भी आ ही जाता है. मतलब दो जन जब ट्रांजैक्ट कर रहे हैं जीएसटी नंबर के साथ, बिल है उनका, बिल जीएसटी नंबर के साथ है, तो कोई भी ये छुपा नहीं सकता कि हमारे ट्रांजैक्शंस में मतलब हमको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा. अर्लियर क्या था कि अर्लियर हम छिपा सकते थे कि अगर हमने ट्रांजैक्ट, बिकॉज कोई क्रॉस चेक नहीं था. लेकिन अगर आप पूरी सिस्टम जानोगे जीएसटी की, तो सिस्टम ऐसी बनी है दैट इज कॉल्ड सेल्फ चेक, सेल्फ रेगुलेटरी और ऑटो चेक सिस्टम. मतलब एक इंसान एक जो अपना कस्टमर है, कस्टमर और एक बिजनेसमैन, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस होता है, तो इट इज वेरी क्लियर दैट बिकम्स सेल्फ रेगुलेटरी. सो आप छुपा नहीं सकते, आप ब्लैक ट्रांजैक्शंस, ब्लैक मनी जीएसटी के लागू होने के बाद नहीं कर सकते, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर पकड़े जाएंगे तो आपको बहुत सारे लीगल इम्प्लीकेशंस उसके भुगतने पड़ेंगे. नॉन इंट्रूसिव इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम, फुल इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम है. अगर आपने उसका पोर्टल देखा रहेगा तो बहुत अच्छा है. यहाँ पे तो मैं पूरा पोर्टल डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन अगर नहीं देखा है तो आप एक बार जाइए, जीएसटी का पोर्टल देखिए, या फिर आप अपने जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स फ्रेंड्स है उनके साथ बैठकर आप देखिए, आप समझ जाओगे अपने आप ही के इतना अच्छा और इतना बढ़िया सिस्टम है कि कोई प्रॉब्लम्स एट अ ग्लांस आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है. कोई टाइप का आपको बीच में इनिशियल हुआ था, जब इम्प्लीमेंट किया था स्टार्टिंग में इनिशियल दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी इतना सिस्टम सेट हो चुका है कि आप अगर गुड्स निकालना चाहते हैं तो आपने इम्पो, या आपने अगर सपोज यहाँ गुजरात से यहाँ गुड्स आ रहे हैं, तो इन बिटवीन आपका ऑटोमेटिक, जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जब आप टोल टैक्स के ये कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आपका जीएसटी नंबर के जीएसटी जो आपको नंबर दिया जाता है उसका ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाता है. ऑटोमेटिक ऑन साइट पे आप उसका जस्ट वो स्कैन होके उसकी ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन साइट पे रिकॉर्ड हो जाती है, और आपको जैसे आपका ये अभी ये निकला है टोल टैक्स के बदले, तो आपको कैसे है, जस्ट एडवांस में पैसा भर देना है और आपको निकाले टोल भरने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट मूव टू द अदर प्लेस. सो इसी तरह से एक इतना सुविधा उसमें दिया गया है. तो आप जरूर आज नहीं तो कल, आप जरूर जब भी वक्त मिले टैक्स का पूरा पोर्टल देखिए, और उससे आपको पता चलेगा कि ना ही कस्टमर्स को बेनिफिट है बट बिजनेसमैन को बेनिफिट है, गवर्नमेंट को बेनिफिट है क्योंकि पैसा छुपाने की संभावना कम हो गई है, तो गवर्नमेंट को भी उसमें बहुत बेनिफिट्स, बहुत सारे फायदे उसमें हो रहे हैं. एकदम सिंपल 5 टाइप के टैक्स, 10 टाइप के टैक्स को मिला के अब एक ही टैक्स का टैक्स है, तो सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम है. रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस. कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स एक पूरा बड़ा 2 घंटे वाला कंसेप्ट है. तो कि अगर आपने कंज्यूम किया then only you are eligible for payment of that tax, so it is called as a consumption based tax. Abolition of CST, CST नहीं रहा, अभी कोई भी टैक्सेस नहीं रहा. एक्चुअली CST क्यों, बहुत सारे टैक्सेस अभी चले गए हैं, उसके बदले से जीएसटी है. एक्सपोर्ट्स टू बी जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट को जीरो रेट वो पहले भी था, एंड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री. अभी यहाँ आप देख सकते हो
पहले के सिस्टम में क्या था और अभी के सिस्टम में क्या है। या अगर आप देखोगे कि एक गुड्स का प्रोडक्शन कॉस्ट है 100 रुपीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज 100 रुपीज, तो 100 रुपीज पे पहले उसको वैट पे करना पड़ता था, एक्साइज पे करना पड़ता था, एंट्री टैक्स पे करना पड़ता था, सीएसटी पे करना पड़ता था, सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था, टैक्स के ऊपर टैक्स और अमाउंट ये सब, और उसका टोटल परसेंटेज ऑफ टैक्स इसी तरह से अगर आप करोगे तो 32% परसेंटेज आता था। वैसे प्राइस जो आती है आफ्टर टैक्स वो है 132। अभी के जीएसटी के रेजिम में ये सारे टैक्स, कुछ टैक्स नहीं है, कुछ टैक्स मर्ज हो गए हैं, सबस्यूम हो गए हैं, और अभी के रेंज में अगर देखो तो बहुत सारी ऐसी गुड्स है, बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जिसके अंदर टैक्स रेट कम हो गए हैं। तो अगर आप ये सब 5 टाइप के टैक्स को छोड़ के एक ही टाइप का टैक्स लगाते हो 28% पे, तो आपकी गुड्स की कीमत अभी सिर्फ 128 है। पहले जो 132 थी वो आज अभी 128 हो गई है, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द GST rate for certain goods, and because that has led to reduction in the prices of GST. अभी GST नंबर होता है, GST Goods and Services Transaction Number, जो कि हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं GST in. What is that GST in? GST in is this number which is first इसमें 4 टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स है। फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है, फर्स्ट 2 डिजिट इज स्टेट कोड, सेकंड 10 डिजिट इज पैन नंबर ऑफ दैट पर्सन हु हैज ऑफ द रजिस्टर्ड डीलर। बाद में जो एक नंबर होता है, ये जो मतलब 13वां नंबर, ये 2 नंबर स्टेट कोड है, फिर 10 डिजिट होती है, 10 डिजिट पैन नंबर होती है, फिर जो 13th नंबर होता है, 13th नंबर ये बताता है कि आप कितने टाइम ये स्टेट में रजिस्टर्ड हो, यानी आपके कितने बिजनेसेस है। तो उतने बिजनेसेस है तो उतनी बार आपका ये नंबर बदल जाएगा। Z अगर आप देखोगे तो मोस्टली वो डिफॉल्ट नंबर है, Z इज कॉल्ड एज ए डिफॉल्ट नंबर। तो सब जगह आप हर जीएसटी नंबर में Z एक एंटिटी कोड देखोगे। और लास्ट नंबर जो है चेक डिजिट ये है, ये दिखाता है कि आपने ये सारे नंबर सही एंटर किए हैं, इसके लिए उसको चेक डिजिट बोलते हैं। तो अगर आप ये चेक डिजिट डालोगे तो वो ऑटोमेटिक चेक करेगा कि ये सारे नंबर्स जो आपने एंटर किए, इसमें से अगर आपने कहीं भी एक मिस्टेक, ये T के बदले X लिख दिया होगा, या D के बदले V लिख दिया होगा, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप पोर्टल में करोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चेक डिजिट, it ensures that all other digits are entered correctly in your GST portal. So this is the beauty of this tax, the beauty of this system, that every time you start entering in your details, automatically it is cross-checking, automatically it is self-checking that all the whatever you are entering is correctly entered. जैसे महाराष्ट्र का कोड है 33, महाराष्ट्र स्टेट कोड। तो स्टेट कोड्स तो आप अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप देख सकते हो। गुजरात का स्टेट कोड है 24, तो अगर गुजरात, ये देख के आपको पता चल जाएगा कि ये GSTN नंबर किस स्टेट का है। अगर यहाँ 24 लिखा होगा तो मतलब वो गुजरात का है, 23 लिखा है तो मतलब वो मध्य प्रदेश का है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये डीलर है जो मध्य प्रदेश से उसका बेस है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन मध्य प्रदेश। ये एंटिटी कोड है, आपको पता चलेगा कि ये इंडिविजुअल है, पर्सन है, कौन सी एंटिटी है, मतलब इंडिविजुअल है कि वो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उसके हिसाब से इसका एंटिटी कोड है। एंड ये चेक डिजिट है। एक Z number by it is called as a default number. Now we will start with the actual topic of the day, that is called as an advanced rulings. And what are we going to study in advanced rulings? So that was the basic idea of what a GST is. So what is called as an advanced ruling? What is advanced ruling? पहले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ advanced ruling concept क्या है, and then we'll just read some important points on the slides. Now advanced ruling concept ये है कि अगर आपको सपोज कुछ बिजनेस करना है, आपको एक ट्रांजैक्शन करना है, ट्रांजैक्शन चाहे वो रेगुलर हो या ट्रांजैक्शन
वन टाइम ट्रांजैक्शन हो, रेगुलर ना भी हो, अगर वो वन टाइम ट्रांजैक्शन हो, और अगर आपको जानना है कि ये ट्रांजैक्शन में वन टाइम ट्रांजैक्शन है और या रेगुलर है, तो उस ट्रांजैक्शन में आपको कितना जीएसटी भरना पड़ेगा ट्रांजैक्शन करने से पहले, अगर आपको जानकारी चाहिए कि किस तरह से आपको ये ट्रांजैक्शन पे कितना अमाउंट, पहले तो ये जानना है कि अगर ये क्या ये जीएसटी एप्लीकेबल है इस ट्रांजैक्शन पर, अगर है तो कितनी है और किस तरह से मुझे इस जीएसटी को चुकाना पड़ेगा। तो वो जानकारी के लिए जो भी लॉज अवेलेबल है जीएसटी के इसमें एक्ट में जो भी लॉज अवेलेबल है, दैट लॉ इज कॉल्ड एज एडवांस रूलिंग। मतलब आपको जानकारी लेने के लिए जो लॉज एप्लीकेबल है उस लॉ को एडवांस रूलिंग लॉ या एडवांस टैक्स रूलिंग कहा जाता है। तो सपोज अगर मुझे आज मकान खरीदना है या मुझे एक लैंड खरीदना है, बिहार में आके मुझे एक लैंड खरीदना है और मुझे ये जानना है कि अगर मैं लैंड खरीदूंगी तो उसके ऊपर कितनी जीएसटी लगेगी, और अगर मैं लैंड खरीद के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करूं, सपोज एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करूं, तो मुझे उसके ऊपर कितनी जीएसटी लगेगी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके अगर मैं उसके ऊपर सेल करूं, फ्लैट्स बना के सेल करूं, तो उसके ऊपर किस तरह से मुझे जीएसटी लोगों के पास से कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे ये साधारण सी नॉर्मल जानकारी चाहिए तो मैं नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग कोई भी जानकारी चाहिए तो हम उसके एक्सपर्ट के पास जाते हैं। लेकिन अगर मुझे एक्सपर्ट पे पास नहीं जाना है, मुझे ये जानकारी प्रॉपर फ्रॉम द माउथ ऑफ द हॉर्स चाहिए, जो पर्सन जो इंसान ने ये बनाया है, जो सिस्टम, वो सिस्टम के पास से आंसर चाहिए, तो मेरे पास उसकी वो आंसर लेने की मेरे में आई हैव अ राइट टू टेक opinion of a person, the right person, to ensure that I pay proper tax and tax as per the rule. So that is called as advanced ruling. और अगर हमने ट्रांजैक्शन कर दिया और ट्रांजैक्शन करने के बाद हमको पता चला कि ये ट्रांजैक्शन में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो टैक्स कम ज्यादा या बराबर से नहीं किया गया है, तो भी हम वो सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं और उस सिस्टम के थ्रू एडवांस रूलिंग, जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन डाल के तभी भी हम वो सिस्टम के पास से अपना ट्रांजैक्शन पे सही टैक्स कर पे किया है कि नहीं, वो जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। तो ये जो सुविधा दी गई है, कोई भी पर्सन को, डीलर होना जरूरी नहीं है, नॉर्मल पर्सन who is entering into a transaction for the first time, not necessarily time and again, तो ये जो सिस्टम है ना, that is called as an advanced ruling। और इसमें बहुत सारे केस लॉस है। इवन अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स रेगुलर पढ़ते हो तो आप अभी से अगर कभी इकोनॉमिक टाइम्स हाथ में आया और अगर आपने एडवांस रूलिंग के बारे में पढ़ा तो वो आर्टिकल आप जरूर पढ़िए। ये एकदम जैसे नॉर्मल टैक्स, अगर इंसान है तो इंसान को टैक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं मानती हूँ कि आई कैनॉट यू कैनॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ सेइंग दैट मैं तो साइंस की हूँ, मैं तो फिजिक्स का हूँ और मैं तो लैंग्वेज की हूँ, मुझे टैक्स से क्या लेना देना, मेरा तो टैक्स मेरा सीए भरता है। नहीं, तुम्हारा जैसे तुमको नॉर्मल तुम्हारे चीजों से लेना देना रहता है, जैसे तुम अपने घर की जानकारी रखते हो, घर में कितना सामान आता है, ये वैसे तुम तुम्हारे टैक्स की, बिजनेस की जानकारी रखना तुम्हारा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। तो ये स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ रहने दीजिए। तो ये टाइप की जानकारी आप जब भी इकोनॉमिक टाइम्स या ऐसा कोई पेपर पढ़ते हैं जिसमें आपको एडवांस रूलिंग कंसेप्ट मिले तो वो आप जरूर पढ़िए और आप आइडिया आएगा, आपको अंदाजा आएगा कि ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है लोगों को, हर एक लोगों को जो एक ट्रांजैक्शन एंटर करना चाहते हैं। तो अभी मैं आप स्लाइड के पॉइंट्स पढ़ती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको एटलीस्ट पता चला है कि एडवांस रूलिंग का मतलब क्या है। अभी उसकी अथॉरिटी कौन है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब आज हम आगे समझते जाएंगे। एनी एडवांस टैक्स रूलिंग इज अ रिटन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉस। It is issued by tax authorities to corporations and individuals who request for clarification of certain tax matters। मतलब आपको on request आता है, टैक्स अथॉरिटीज को आपने रिक्वेस्ट किया और आपको हक है उसका कोर्ट का ऑर्डर
जो ऑर्डर मिलता है उसका, वो ऑर्डर आपको चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो, वो मिलने का आपको, लेने का आपको हक है। And advance ruling is often requested when the taxpayer is confused. कब advance tax ruling होता है? जब taxpayer confused होता है कि मुझे मालूम नहीं है, मैंने सीए को पूछा लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि सीए ने हमारे, या जीएसटी टैक्स जो भी ये है क्या बोलते हैं प्रैक्टिशनर, टैक्स प्रैक्टिशनर, उसने बताया लेकिन मुझे मजा नहीं आया, मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है, तो मुझे इससे अच्छा मैं एडवांस अथॉरिटी के पास जाके जानकारी ले लूं। तो टैक्स पेयर इज कंफ्यूज्ड एंड अनसर्टेन अबाउट द सर्टेन प्रोविजंस। एडवांस टैक्स रूलिंग इज अप्लाइड फॉर बिफोर स्टार्टिंग द प्रपोज्ड एक्टिविटी। एक्चुअली बोल तो रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग, लेकिन बहुत चीज है ऐसी है कि स्टार्ट होने के बाद भी आप अथॉरिटी के पास जा सकते हो कि ये चीज गलत हुई है। अभी यहाँ पे तो बोल दिया है कि एडवांस रूलिंग जनरली ऐसा होता है कि आप पहले जाओ, आप पहले जाओ तो आपका उस प्रॉब्लम का इलाज इमीडिएट हो जाएगा। Advance ruling helps the applicant in planning his activities which are liable for payment of GST well in advance. मगर अगर आपके ऊपर GST पे करने की नौबत आ रही है, सपोज मैंने लैंड लिया, मेरा एग्जांपल, मैंने एक लैंड खरीदा, बिल्डिंग बनाया, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे इस लैंड और बिल्डिंग पे से 12% भरना है, तो मैं उतना पैसा अपने पास प्लानिंग करके रखूंगी। तो इसका एक फायदा है कि मैं प्लान भी एकदम in advance I can plan. Ruling is binding as an on the applicant as well as government authorities. तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे रूल बाइंडिंग है। अभी कौन कौन है यहाँ पे जो एडवांस रूलिंग, जिसके पास से हम एडवांस रूलिंग का फायदा उठा सकते हैं? Who are they called? It is a legally constituted body called Authority for Advance Ruling. ये एक बॉडी है, Authority for Advance Ruling. It can give a binding to an applicant who is a registered taxable person or is liable to be registered. अगर ट्रांजैक्शन करने के पहले आपको रजिस्टर करवाना है, एज अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, तो आपको एक मतलब एक जानकारी मिल जाएगी कि आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है कि नहीं है। The advance ruling given by the authority can be appealed before an appellate authority for advance ruling. So दो टाइप की अथॉरिटी होती है, एक होती है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जिसको कहा जाता है AAR। अगर AAR कभी ऐसा हो कि AAR अगर रूलिंग ना दे पाए, क्योंकि AAR में 2 मेंबर्स रहते हैं, दोनों जन अलग विचारधारा रखते हैं, एक बोलता है ये सही है, दूसरा बोलता है ये सही है, तो इस सिचुएशन में कोई भी टाइप की कंक्लूजन लाना डिफिकल्ट है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि डिफिकल्ट कंक्लूजन है, तो वो हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, उसको बोलते हैं एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो एक है AAR अथॉरिटी फॉर एडवांस एंड एक है एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस, AAR। AAR और AR तीनों के बीच में, दोनों को एक स्पेशल टाइम दिया जाता है कि वो टाइम के अंदर ही आपको अपना ये करना है, डिसीजन जो भी है, ऑर्डर है, ऑर्डर जजमेंट ऑर्डर या डिसीजन ऑर्डर वो दे देना है। ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? AAR के पास कोई क्यों जाएगा? अगर उसको फटाफट अपना चाहिए, प्रोनाउंस रूलिंग एक्सपीडिएटली, वो विद इन नंबर ऑफ डेज, जितना डेज बोला गया है 90 डेज, विद इन 90 डेज उसको देना ही है रूल। आप अगर टैक्स प्रैक्टिशनर के पास जाओगे तो वो आज कल परसों लगाएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे तो उनको दे ही देना है कि ये ऑर्डर आ ही जाना चाहिए, तो दे नो दैट इट विल बी डन विद इन 30 डेज। बाद में अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर ना खाने पड़े, एक बार ये अथॉरिटी ने डिसीजन दिया तो वो अथॉरिटी सबके ऊपर, वो डिसीजन सबके ऊपर बाइंडिंग है। द डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन अथॉरिटी एंड द डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट एंड द पर्सन। सो आपके उसके बाद आप कोर्ट जाना की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर आपने टैक्स प्रैक्टिशनर से लिया और बाद में अगर टैक्स प्रैक्टिशनर का सपोज डिसीजन इतना ये नहीं आया, उसने कौन से बेसिस पे डिसीजन दिया होगा, उसने आइदर एक्ट के बेसिस पे या पहले हुए केस लॉस के बेसिस पे। पर अगर ये अलग केस लॉ है जिसका पहले कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो इस तरह के डिसीजंस में कभी कभी टैक्स प्रैक्टिशनर अगर कोई गलत एडवाइस दे देता है तो फिर आपको लीगल
रिकोर्स पे जाना पड़ता है। तो लीगल रिकोर्स ना करना पड़े इसके लिए आप AAR के पास जाइए, आपको सर्टन पता चलेगा, सर्टनटी कि इतना 12%, बस आपको पता चलेगा कि 12% टैक्स मुझे भरना है AAR के पास गए तो। ये मैं एग्जाम्पल में ज्यादा फोकस करना चाहूंगी, तो इसके पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ, सिर्फ आप देख सकते हो when can one request for GST advance ruling, कभी कब आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। अगर आपको गुड्स के क्लासिफिकेशन करनी है, अगर आपको फाइंड आउट करना है कितना टैक्स पे करना है, कब करना है, कितना उसके ऊपर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ये सब जो भी चीज रिलेटेड टू GST आता है, टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर करना है कि नहीं करना है, कोई भी जानकारी है उसमें हर जानकारी के लिए आप एडवांस रूलिंग का फायदा उठा सकते हो। एप्लीकेशन के प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है कि जो एप्लीकेंट है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म भरेगा और AAR के पास देगा। AAR के अंदर मैंने कहा 2 मेंबर्स है, एक सेंट्रल GST का मेंबर है और एक स्टेट GST का। जिस स्टेट में ये होता है वो एक स्टेट GST का मेंबर रहेगा, एक सेंट्रल GST का मेंबर रहेगा। अगर एक्सेप्ट हुआ उसका एप्लीकेशन, तो एक्सेप्ट होने के बाद एडवांस रूलिंग का कॉपी दिया जाएगा। अगर रिजेक्ट हुआ तो इतना बताया जाएगा ऑर्डर कॉपी देके कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, तो वो हमारे ये दायरे में नहीं आता है, तो हम वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, उतना ही दिया जाएगा। AAR के पास जाने के बाद विद इन 30 डेज उसको आंसर आ जाना चाहिए। फिर वो AAR के पास जाएगा, अपीलेट अथॉरिटी। तो अपीलेट अथॉरिटी को 20,000 फीस भर के, अपीलेट अथॉरिटी में अगेन 2 पर्सन है, चीफ कमिश्नर, डेजिग्नेटेड चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है एंड कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। एक सेंटर का, कहीं भी GST में आप देखोगे तो एक मेंबर सेंटर का होता है, एक मेंबर स्टेट का होता है। AAR में भी एक सेंटर का, और लेकिन क्या होता है वो कमिश्नर ऑफ टैक्स का होता है, सेंट्रल टैक्स, और इसमें कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। तो अपीलेट अथॉरिटी इज ऑलवेज कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड विद इन 90 डेज ऑफ अपील फाइलिंग, 90 डेज होने के बाद वो तुरंत उनको रूल और डिसीजन देना पड़ता है, और वो रूल और डिसीजन एप्लीकेंट को दिया जाएगा। वो जुरिस्डिक्शन, वो जिस दायरे के, जिस एरिया के जुरिस्डिक्शन में वो घटना घटने वाली है कि घट चुकी है, वो एरिया के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को भी दिया जाएगा। तो अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, क्या केस लॉस है। मैं एक केस लॉ से स्टार्ट करती हूँ। तो एक ऐसा केस हुआ था जिसमें सिंपल, पहले मैं आपको केस बता देती हूँ तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। एक ऐसा केस था, सिंपल राजेंद्र शुक्ला करके एक मैडम क्लासेस, कोचिंग क्लासेस चला रही थी, और वो कोचिंग क्लासेस चला रही थी तो उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू द GST एक्ट, एनी सर्विसेज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एजुकेशन, वो बोलती है कि अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो एज पर द GST एक्ट, एजुकेशन सर्विसेज आर आउट ऑफ द परव्यू ऑफ पेमेंट ऑफ GST। तो एजुकेशन प्रोविजन पे हम पेमेंट, जैसे हमारी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और वो सब पे टैक्स नहीं लगता है, तो वो भी प्रोविजन ऑफ एजुकेशन है। तो एजुकेशन के प्रोविजन पे GST एग्जेम्प्टेड है। तो उसने वो केस, तो उसने उसके बेसिस पे एक भी इनकम पर, उसको जो भी इनकम है, एक भी इनकम पर टैक्स पे नहीं किया। फिर उसने अपीलेट अथॉरिटी का सहारा लिया कि यू टेल मी दैट व्हाई शुड आई पे टैक्स। The GST provision clearly says that in case of provision of education services, it is out of the purview of GST. तो appellate authority के पास, मतलब जब appellate authority के पास से उसका solution आया तो वो उसने दावा किया अगेन सिंपल ने कि नहीं, I am not under the purview of the tax। तो उसका कंसर्न ऑफिसर था जो जो डिस्ट्रिक्ट में क्लासेस चला रही थी, वो क्लासेस में उसका कंसर्न ऑफिसर ने, वो ही वाज अ कंसर्न ऑफिसर कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर केस। तो उसका बैकग्राउंड है, जो मैंने आपको अभी पूरा बैकग्राउंड समझाया, उसका बैकग्राउंड ये है, द एप्लीकेंट रन्स सिंपल शुक्ला ट्यूटोरियल्स and is engaged in providing services of teaching to the students of class 12
क्लास 11th एंड 12th साइंस 11वीं और 12वीं कक्षा के क्लासेस चला रही है. The activity prepares the students for entrance examination related to MBBS, engineering and other science related examinations. The applicant has stated that wide notification number 12/2017 central tax rate dated 28 June 2017. ये सब तो आप मतलब केस लॉ है, इसके लिए मैंने लिखा है. अगर आपको कहीं अच्छा इन डेप्थ जानकारी चाहिए तो ये सब में ये लिखा है कि एज पर दिस नोटिफिकेशन 12/17 नोटिफिकेशन, और बहुत सारी चीज का हेडिंग्स होता है. यहाँ पे हेडिंग्स 999(2) ये बता रहा है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द स्टूडेंट will be taxed at nil rate. सिंपल मैडम का कहना है कि सर्विसेज, आप अगर ये नोटिफिकेशन पढ़ो, नोटिफिकेशन 12/2017 का पढ़ो, तो उसके अंदर लिखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी एट निल रेट टैक्स. तो मैं भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं भी स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, इसके लिए मैं भी ये नोटिफिकेशन 12/2017 के दायरे में आती हूँ और इस हिसाब से मुझे भी टैक्स रेट निल होना चाहिए. तो वो अथॉरिटी जिसने बोला कि नहीं आप इसके अंदर नहीं आते हो, तो उसने फिर कौन सा रूल्स उसको सिंपल को पढ़ाया. द एप्लीकेंट हैज आर्ग्यूड दैट एजुकेशन, तो सिंपल मैडम क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन कहीं भी डिफाइन नहीं हुआ है. जीएसटी ने एक्ट में कहीं भी नहीं है कि एजुकेशन का मतलब क्या और इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या. जीएसटी एक्ट में नोटिफिकेशन 12 में इतना ही लिखा है कि एजुकेशन जो प्रोवाइड करता है उस स्टूडेंट्स को, उसको निल टैक्स रेट है. अब एजुकेशन का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, वो डिफाइन नहीं किया गया. हाउएवर डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज. बट अगर डिक्शनरी देखा जाए तो एजुकेशन का मतलब है इम्पार्टिंग, किसी को नॉलेज प्रदान करना, तो इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज. और इंस्टीट्यूशन का मतलब है एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड हु इज प्रोवाइडिंग दिस सर्विस. तो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके हिसाब से अगर डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से, चूंकि जीएसटी ने डेफिनेशन नहीं दिया है, डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से मैं समझती हूँ और डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से मैं नोटिफिकेशन 12/2017 के पॉइंट ऑफ व्यू से निल रेट के दायरे में आती हूँ. तो ये एकदम मतलब ये दिस इज अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लेमैन. सो दीज आर द सेक्शंस. आई विल नॉट रीड द सेक्शंस. तो कौन से सेक्शंस इस पे धारा लागू पड़ती है, यहाँ पे सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 15 और सेक्शन 16. ये सारे सेक्शन के अनुसार अगर एजुकेशन सर्विसेज में कोई है तो उसके ऊपर 9% का जीएसटी लगता है. कौन से एजुकेशन सर्विसेज पर और कौन से एजुकेशन सर्विसेज पर नहीं लगता है, उसका डेफिनेशन दिया गया है. और नोटिफिकेशन 12 ये बताता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू द स्टूडेंट्स को है, फैकल्टी को है, स्टाफ को है. अगर कोई सर्विसेज स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं स्टूडेंट्स का, नॉर्मल सिखाना तो रहता ही है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस फैसिलिटी होती है, केटरिंग, आपका कैंटीन रहता है, मिड डे मील्स रहता है, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, सिक्योरिटी, वो सब रहता है, एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और एनी ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स. अगर ये सभी चीज है तो भी वो एग्जाम्पशन निल रेट के दायरे में आता है. देखिए सामने ये सभी चीज अगर आप कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में बसेस होती है, कैंटीन होती है, मिड डे मील्स होती है, एग्जामिनेशन होती है, जर्नल्स होती है, अगर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाती है तो भी उसका निल रेट टैक्स होता है. तो एपिलेट अथॉरिटी ने क्या बोला कि एजुकेशन का मतलब क्या है. एज पर द एक्ट एजुकेशन मतलब, अगर वहां पे कोई करिकुलम है, रेड में लिखा गया है, पढ़िए वो, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम है फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स
or if there is an approved vocational education, then you know that there are so many vocational education, vocational courses, central government, state government जो vocational courses approve करती है. तो appellate authority का कहना था कि मैडम सिंपल, एजुकेशन अथॉरिटी मतलब कौन, क्या एजुकेशन अथॉरिटी मतलब अगर आप कोई सिलेबस कवर कर रहे हो या कोई डिग्री दे रहे हो या कोई वोकेशनल अप्रूव कोर्स की डिग्री दे रहे हो तो ही उसको नील रेट टैक्स आएगा. तो क्लासेस में क्या आपकी कोई सिलेबस है? तो सिंपल मैडम बोलेगी कि नहीं, उनकी तो सिलेबस नहीं है, वो तो सारी चीजें पढ़ाती है, जो ये कॉलेज में पढ़ाता है वो भी पढ़ाती है, जो ये कॉलेज में, जो ये स्कूल में पढ़ाते हैं सारी स्कूल की किताबें पढ़ा लेती है वो. हाँ, फिर आप कोई रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन बाय लॉ है आपका? तो मैडम बोलती है नहीं है हमारा. कोई वोकेशनल अप्रूव्ड कोर्स आप कर रहे हो जिसकी डिग्री वैलिड है, जो यूनिवर्सिटी या एक बोर्ड की तरफ से दी जाती है, तो मैडम बोलते हैं नहीं, हम तो इसमें भी नहीं आते. तो इसका मतलब है अगर आप तीनों में नहीं आते तो फिर आप नील रेट में भी नहीं आते, क्योंकि नील रेट सिर्फ उन्हीं लोगों के पर लागू होता है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो ये सारी सुविधाएं दे रहे हो, जिसका एक सिलेबस हो, जिसका एक अप्रूव्ड डिग्री हो और जिसका एक अप्रूव्ड वोकेशनल. तो चूंकि आप वो सभी चीज के अंदर नहीं आते, आपको 9% CGST और 9% SGST भरना पड़ेगा. तो ये एडवांस रूलिंग सिंपल ने ये पढ़ने से पहले लिया था कि अगर मैं यहाँ पे क्लासेस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रही हूँ तो मेरे पर कितने परसेंटेज टैक्स, GST और CST भरना पड़ेगा. तो ये एक केस लॉस था. मैंने ट्राई किया है कि ऐसे केस लॉस लूं जिसके अंदर आप लोग, बिकॉज रिलेटेड टू एजुकेशन है तो हम रिलेटेड टू एजुकेशन वाले केस लॉस पढ़ सके. उसके बाद मैं उसके केस का पूरा लीगल पोजीशन है, मैं लीगल पोजीशन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत लंबा लीगल कंक्लूजन है उसका, पर मैंने बता दिया कि इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 9% CGST, 9% SGST. दूसरा एक केस लॉ था मैकडोनल्ड्स. तो आप बहुत सारे, आई डोंट नो अबाउट देयर, बट मुंबई में तो मैकडोनल्ड्स और बच्चे लोग तो बहुत मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स वो सब फेमस है. तो मैकडोनल्ड्स का जो एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, उसका जो ओनर, मतलब उनका जो ये हार्ड कैसल रेस्टोरेंट है, जो रेस्टोरेंट उसको चला रहा है, वो मैकडोनल्ड्स का ये चला रहा है, हार्ड कैसल रेस्टोरेंट्स के अंदर आता है. तो उसका एक केस था. उसमें क्या केस का, वो केस भी मैं आपको बता देती हूँ 2 मिनट के अंदर. बहुत लंबा, बड़े बड़े केसेस है. एक्चुअली केस के बैकग्राउंड बहुत बड़े हैं, केस के सॉल्यूशंस तो बहुत, एक बार बैकग्राउंड पढ़े तो सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन बैकग्राउंड केस के बहुत बड़े हैं. तो केस ऐसा था कि हार्ड कैसल रेस्टोरेंट जो मैकडोनल्ड्स की ये चलाती है सब जगह, मैकडोनल्ड्स का जिनका आउटलेट्स है, उसने GST जब 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ तो पहले फूड पे GST का रेट 15% होता था, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया. तो जब GST का रेट चेंज कर दिया, जब आपने GST टैक्स कम कर दिया है, तो इन लोगों का मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, उनका ड्यूटी होना चाहिए कि वो लोग भी अपने सारे प्रोडक्ट्स के, अपने जो बर्गर्स और फूड प्रोडक्ट करते हैं, जो अलग अलग ऑप्शंस देते हैं, वो सारे फूड प्रोडक्ट्स और बर्गर के रेट्स भी वो कम कर दे. लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया. इन्होंने क्या किया, सपोज पहले 100 रुपया था, सपोज पहले एक बर्गर का कॉस्ट 100 रुपया था और वो 100 रुपये में 85 रुपीज कॉस्ट ऑफ बर्गर था एंड 15 रुपीज कॉस्ट ऑफ टैक्स था. तो 15 रुपीज वो गवर्नमेंट को पे करते थे और 100 रुपीज वो कस्टमर से चार्ज करते थे. मतलब हमको 100 रुपये पे करने पड़ते थे, उसमें से 15 रुपए गवर्नमेंट को आते थे और 85 रुपीज का इनका कॉस्ट होता, टोटल इंक्लूडिंग द प्रॉफिट जो भी है वो होता था. जब गवर्नमेंट ने बोला कि अब 15 रुपए के बजाय हमको सिर्फ 6 रुपये पे करो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका कॉस्ट 85 है, 85 प्लस 6 91, तो आपको बेचना कितने में चाहिए, 91 में बेचना चाहिए, ₹91 में. लेकिन आपने क्या किया, ₹91 में नहीं बेचा, आपने उसको 100 रुपये में बेचा. So that thing is called as anti-profiteering concept. So ये जो anti-profiteering मतलब आप उस प्रोडक्ट में 85 के बदले जो आप प्रॉफिट लेते थे, अब आप
6 रुपीज मतलब 94 रुपीज आप उसमें से ले रहे हो, 6 रुपया गवर्नमेंट को दे रहे हो, लेकिन 100 रुपया कस्टमर के साथ कस्टमर के पास चार्ज कर रहे हो। तो जो आपका 85 एंड 94 है, जो 9 रुपया एक प्रोडक्ट का था, वो प्रोडक्ट जो आप एडिशनल इनकम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एंटी प्रॉफिटेरिंग, दैट इज कॉल्ड एज एडिशनल प्रॉफिटेरिंग, एंड वो जो रूल के अंदर आता है वो आता है एंटी प्रॉफिटेरिंग रूल्स। तो ये भी केस मैं आपको बता देती हूँ कि हार्ड कैसल रेस्टोरेंट है, हार्ड कैसल रेस्टोरेंट एंटी प्रॉफिटेरिंग करता था, मैकडोनल्ड्स के जिसके आउटलेट्स होते थे वो एंटी प्रॉफिटेरिंग करता था। तो कस्टमर ने कंप्लेन किया, कौन था यहाँ कस्टमर, 4-5 कस्टमर्स इकट्ठा आ गए। कस्टमर ने बोला कि जीएसटी, आप ये पढ़िए, रिस्पोंडेंट कस्टमर था, रिस्पोंडेंट हैड इंक्रीज द बेस प्राइस ऑन इंटरवेनिंग नाइट, मतलब नाइट 15th नाइट को चेंज कर दिया था रेट, 15th नाइट को 18% से 5% कर दिया था। तो अगर आप 15th नाइट 2007 को 18 से 5% कर रहे हो, तो आपको उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी कम कर, आपका सेलिंग प्राइस भी कम करना पड़ेगा। तो रिस्पोंडेंट ने बहुत आर्ग्यूमेंट्स किए कि नहीं, एंटी प्रॉफिटेरिंग नहीं है, मुझे इनपुट टैक्स नहीं मिलता है, लेकिन ये सब चीज में एपिलेट अथॉरिटी ने इस पोस्ट, ये रूलिंग है, इसमें पहले से नहीं हुआ था, ये हो गई थी, सेल हो चुकी थी कस्टमर को, फिर भी कस्टमर्स ने ऑब्जेक्ट किया और इसका नतीजा क्या निकला। अब आप लॉजिकली सोचिए, इसमें क्या हो सकता है, क्या आप सारे कस्टमर को पैसा दे सकते हो? आपके कितने कस्टमर्स आ गए उस दिन, जिस दिन से आपने टैक्स रेट कम किया, उस दिन से आपका जो फाइनल ऑर्डर आया, जजमेंट आया, उतने दिन में जो आपने ज्यादा प्राइस लिया, उसका प्राइस एक तो होता है कि आप कस्टमर को रिफंड करो। क्या इतने कस्टमर्स आप जानोगे कि किसने लिया, क्या लिया, उसका नोटिंग है? नहीं। तो वो चीज एक लीगल उसका कंक्लूजन होता है कि अगर आइदर यू रिड्यूस रिफंड इट टू योर कस्टमर और यू पे पेनल्टी, और पेनल्टी आया, बहुत ह्यूज पेनल्टी आया इनका, और इनको पूरा जो भी इन लोग ने एडिशनल प्रॉफिट कमाया था, all that plus so many things, they had to pay it as a penalty. So anti profiteering concept आप कभी पढ़ना चाहोगे, इंटरनेट पे गूगल भी सर्च कर सकते हो। anti profiteering concept directly related to the concept of GST, and GST's rates change whenever there is a change in the rate, especially reduction in rate of particular product, then that kind of change, that reduction should go, the benefit of that should go to the customers. So this is about the anti profiteering. And एक लास्ट केस लॉ मैं करूंगी, मेरे पास तो बहुत पूरी बुक भर के केस लॉस है, लेकिन एक केस लॉस है, मैं स्पिरिचुअल गुड्स, शिविर, जो अपनी जिंदगी में जो बहुत होते हैं स्वाभाविक, में ऐसी केस लॉस करना चाहती हूँ। जैसे स्पिरिचुअल शिविर होती है जहाँ पे सत्संग किया जाता है, वहां पे क्या था, वहां पे ये बताया था कि अगर हम सेल ऑफ स्पिरिचुअल गुड्स करते हैं और बाय द रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट एक था जो सेल ऑफ स्पिरिचुअल गुड्स करता था, तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो सीडीज भी बेचने लगे और बाद में बुक्स बेचने लगे स्पिरिचुअल, एंड पैसा कमाने लगे। तो वहां पे एक कस्टमर का, फिर वहां पे भी एक एडवांस अथॉरिटी आया था और उसका रूलिंग ये हुआ कि अगर आप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो आपको अगर जो भी आप स्पिरिचुअल टीचिंग करते हो, स्पिरिचुअल टीचिंग, उसी के अंदर आपको टैक्स रेट नील होता है। लेकिन आप इन एडिशन टू स्पिरिचुअल टीचिंग्स कुछ करते हो, जैसे कि आप सीडीज बना के बेचते हो या बुक्स छाप के बेचते हो, और उस सेल से आपको जो भी पैसा आता है, दैट इज नॉट exempted under tax. So ये लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। It was noted that applicant generates income, आपको इनकम मिल रहा है, कहाँ से? From sale of spiritual products, booklets, magazines, DVDs, provides accommodation and food in शिविर। आप शिविर में खाना खाने देते हो, लेकिन आप चार्ज करते हो ऑन पेमेंट, फ्री में नहीं, ऑन पेमेंट और चार्जेबल बेसिस। There is no exemption. तब आप नील रेट ऑफ टैक्स का सहारा नहीं ले सकते। तो
उस स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ओनली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज से कनेक्टेड है। आप ये बुलाते हो, सत्संग बुलाते हो, सबके पास से सबका सुनवाते हो और वो सारी एक्टिविटीज करते हो बिना पैसा लिए। तो बिना पैसा लिए जो भी आप एक्टिविटीज करते हो वो सब में अगर आपका जो इनकम रहता है, आई मीन जो आपका ट्रस्ट का डोनेशन रहता है, दैट ऑल कम्स अंडर नील टैक्स, बट अदर थिंग्स डज नॉट कम अंडर नील टैक्स। सो बाकी तो केस लॉज है मेरे पास, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े केस लॉस है। मैंने तो आपको सिर्फ ब्रीफ में, बिकॉज कम टाइम है, तो मैंने ब्रीफ में आपको सारे केस लॉस बता दिए। तो अभी फोरम क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन है। थैंक यू सो मच for giving me the opportunity and listening to the session of advanced ruling of GST. I hope that you must have understood at least some concept of advanced ruling of GST, and I hope that it is a new concept for all of you which you have not read it earlier, and now onwards you will enjoy reading this concept, this advanced ruling of GST. Thank you so much. Any questions from participant side? कोई क्वेश्चन? हेलो जी बताइए अजीत। सर मेरा सवाल मैम से है। बोलिए अजीत। मेरा सवाल मैम ये है कि जैसे सर मैम पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेज है उसको जीएसटी में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या मतलब इससे क्या दिक्कत है? पेट्रोल और डीजल। यस मैम। हाँ, उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर उसको जीएसटी में करेंगे ना तो उसका एक फिक्स्ड रेट हो जाएगा। ये चीज को है ना फिक्स्ड रेट में नहीं लगाना है। जीएसटी को हम बार बार इतनी आसानी से बदल नहीं सकते कि एक रात आप उसको 5% करो, एक दूसरी रात 12% करो, फिर 18% करो, ऐसा नहीं कर सकते। एक बार आपने फाइनल किया ना तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स वही सेम रेट में रहेंगे। जीएसटी ये जो पेट्रोल डीजल है ना, ये उनको अगर एक श्योर जीएसटी रेट लगाई जाएगी तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे स्टेट्स का मेजर इनकम ये है, अल्कोहल मेजर इनकम है, पेट्रोलियम मेजर इनकम है। तो ये सारे इनकम ना स्टेट्स लोग नहीं करना चाहते हैं कि अगर ये किया तो उनकी मेजर इनकम की जो रेवेन्यू जनरेशन है वो उनकी खत्म हो जाएगी। इसके लिए आप देखो अल्कोहल को भी नहीं करने जा रहे। अगर अल्कोहल को भी किया ना तो गुजरात वाले क्या करेंगे, फिर नॉर्थ वाले क्या, सारे स्टेट्स में अल्कोहलिज्म कंजम्पशन देखोगे ना तो अलग अलग है। सेम थिंग पेट्रोलियम का भी है। पेट्रोलियम को भी उनको एक स्पेसिफिक ठहराव नहीं देना चाहते हैं वो लोग, इसके लिए वो नहीं कर रहे। थैंक यू मैम। That is a major income of states. और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम ने कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर कर दिए कि पार्टिसिपेंट्स के डाउट उसी टाइम पे समाप्त हो गए। एज अ टीचर मैं भी मैम जीएसटी पढ़ाता हूँ। जी मैम। अब बहुत मैम ने नया है ना, एडवांस रूलिंग टॉपिक शायद किसी ने बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। ओनली जो प्रैक्टिशनर है ना सर, उन्हीं लोगों ने पढ़ा रहेगा। बच्चे लोगों ने तो बहुत कम पढ़ा रहेगा, तो इसके लिए उनको डाउट नहीं आएगी। या तो सब आता हो या कुछ ना आता हो। तो मैम मैं उस मंच के माध्यम से एक चीज और बताना आपको चाहूंगा मैम कि हमारे डिपार्टमेंट ने एक सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है जीएसटी पे, जिसपे हम पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल उनको नॉलेज देना चाहते हैं कि वो प्रैक्टिशनर बने, वो मार्केट में जाए और जॉब इतनी सारी है जो जीएसटी प्रैक्टिशनर की, उसको वो कर ले। अभी जी मैम, कोरोना की वजह से अभी वो चीज थोड़ा सा डिले हो गई। हमारे बीयूएस में अप्रूव हो चुकी है। जैसे ये चीजें कोरोना जैसी शॉर्ट आउट होंगी हम तुरंत उस कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं मैम। और हमारे स्टूडेंट्स इवन आज एंटरप्रेन्योर बन गया, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह खुद से इजीली कर लेते हैं। मैंने पूछा 2 से, उन्होंने कहा नहीं सर ये तो बहुत आसान था, आप लोगों ने पढ़ाया था तो हम लोग खुद से कर लिए। चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हुए मैं खुद मैम नोट्स बना रहा था और मुझे बहुत आसानी से चीजें समझ में आ रही थी। तो उसी कड़ी में एक आखिरी है हमारा धन्यवाद
ज्ञापन की एक प्रथा है। मैं अपने ही विभाग के सहायक प्राध्यापक रवीश चंद्र वर्मा शिवेन जी, जी सर, कुछ क्वेश्चन बॉक्स में आए हैं, मैसेज बॉक्स में, जरा चेक करिए। हाँ मैम, एक क्वेश्चन है, कैन यू सी? I 1 minute, I will try to say. पता नहीं सर, आप एक मिनट। हाँ Okay, मुझे ma'am. आ रहा है। हाँ, why there is difference between AAR ruling between different states like UP versus Kerala in case of CSR spending? वही तो, AAR का अगर आपको नहीं है तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। इसके लिए तो अपीलेट अथॉरिटी बना है। सी AAR वो एक स्टेट मेंबर रहता है और एक सेंट्रल मेंबर रहता है। अगर दोनों ने एग्री किया तो ही ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है। CSR spending like one AAR allow ITC while another do not, वो उनका अलग रूल रहता है। इसके लिए आप AAR के पास जाते हो। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में एक रूल हुआ, वो स्टेट में वही रूल वही दूसरे स्टेट में भी लगेगा। यहाँ पे ये कोई ऐसा कंफर्म चीज नहीं है, वरना AAR का मतलब ही नहीं है। वरना वो तो एक यही बन जाएगा, मतलब एक ऑर्डर ही बन जाएगा वो कि एवरी स्टेट हैज टू अडॉप्ट दिस। तो ऐसा जैसे रूलिंग पे आएगा, जैसे उनके पास प्रॉब्लम्स आते हैं, वो लोग अपने हिसाब से और अपने स्टेट के हिसाब से सॉल्यूशंस निकालते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी इश्यू हो। तो अलग केस के सेम इश्यू पे अलग केस आना, वो भी एक स्वाभाविक बात है GST के रूल्स के दायरे में देखे। ओके मैम, डॉक्टर रवीश चंद्र वर्मा सर, ओवर टू यू। धन्यवाद शिवेन जी। मैं डॉक्टर रवीश चंद्र वर्मा, वाणिज्य विभाग से आप सभी का इस आभासी मंच से आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। धन्यवाद ज्ञापन के इस क्रम में सर्वप्रथम हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी, जिनके विशेष आशीर्वाद से हम सभी ये प्रोग्राम करा पाते हैं। उनका मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे साथ उपस्थित रहे श्री महेंद्र कुमार जी, उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने और पुनर्जीवित करने की बात कही। आज कार्यक्रम में GST, वो भी एडवांस रूलिंग ऑफ GST के विषय में हमारे सामने मुंबई विश्वविद्यालय की अध्यक्षा, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर किन्नरे ठक्कर जी ने जो GST के विभिन्न बिंदुओं के बारे में चर्चा की और उसमें भी एडवांस रूलिंग ऑफ GST के बारे में हमें अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आज वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, जिनके लगातार प्रयास से ये ज्ञान सीरीज अनवरत विगत साल भी जो चलाया गया, आज इस साल भी चलाए जा रहे हैं, उनको भी मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। कार्यक्रम के संचालन में मैं अपने सह आचार्य डॉक्टर शिवेन सिंह जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो भी अध्यापक बंधु हैं, जो छात्र हैं, शोध छात्राएं हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को संभव बनाया, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, उनको आभार प्रकट करता हूं। कार्यक्रम में जो विभिन्न राज्यों से आभासी मंच के द्वारा जुड़े हुए सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद शिवेन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कार्यक्रम की इस आखिरी कड़ी में हम लोग राष्ट्रगान करेंगे। उसके पहले मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं कि अगला कार्यक्रम हम लोगों का शुक्रवार, आने वाले शुक्रवार, जो कि 16 तारीख है, को 2:30 बजे से ही का पैम्पलेट जल्दी ही आप लोगों को वितरित कर दिया जाएगा। अब मैं राष्ट्रगान के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, ताहि जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय 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 हे जय भारत। सर आप म्यूट पे हो, त्रिलोचन सर। त्रिलोचन सर, यू आर ऑन म्यूट। आप फिर उपस्थित होंगी हमारे कार्यक्रम में, इस आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही वंडरफुल लेक्चर आपने डिलीवर किया। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नाउ प्रोग्राम इज फॉर्मली एंड की तरफ है, तो आप सब लोग जा सकते हैं।